जैसे आप देखना चाहें वैसा है बाजार। ऊपर से देखेंगे तो कमजोर कल की क्लोजिंग के मुकाबले में, आज के निचले हिस्सों से देखेंगे तो शानदार रिकवरी भी। तो दोनों तरफ के जबरदस्त ट्रेड और बचा है इस महीने की वायदा कारोबार की सीरीज का आखिरी 1.5 घंटा। तैयार हो जाइए एक्शन के लिए। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करी थी उससे ज्यादा मिलती हुई दिख रही है बाजार में, और भी चाहिए, और इससे भी ज्यादा। जितनी ज्यादा हो उतना जल्दी हम बेस बनाएंगे, बॉटम बनाएंगे। बिल्कुल। सुबह आज चर्चा हमारी इसी वॉलेटिलिटी, इस उतार चढ़ाव पर थी। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा दीप कि ये जो इतना उतार चढ़ाव 3 दिनों से अमेरिका में हजार पॉइंट का दिखा, देखो कितना काम आ रहा है। तो आज हमारे यहाँ भी जबरदस्त उतार चढ़ाव है ना। बिल्कुल। तो समझाइए सर इस उतार चढ़ाव को, इस समय की जो बड़ी बात है ये क्या है? पहले देख लें किस तरह का एक्शन है। तो वही बात है कि मंथली एक्सपायरी के दिन वैसे भी आप उतार चढ़ाव की उम्मीद करते हैं, और जिस तरह से ग्लोबल मूड माहौल है उसमें तो ऊपर नीचे हमें होना ही है। 17,000 के ऊपर फिर से लौटता हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी लीडरशिप पोजीशन में ड्राइविंग सीट पर है, पायलट है जो लगातार हम बात करेंगे। खरीदना है तो सिर्फ और सिर्फ बैंक, और बैंक में देखिए सरकारी बैंक दमदार एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। 4.5% मजबूत है सरकारी बैंकों का इंडेक्स। पिछली बार आपने कब देखा होगा, वो भी इस तरह के खराब बाजार में, ना आपको याद है ना हमें। रियल एस्टेट शेयर, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, एनबीएफसी ये थोड़े दबाव में इस वक्त आपको दिखेंगे। लाउ फ्यूचर्स 250 अंक के नीचे है, थोड़ी रिकवरी वहां पर देखने को मिली है, लेकिन फिर भी अभी भी कमजोर तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यूरोप के बाजार 1 से 1.5% कमजोर है। तो संकेत ग्लोबल मार्केट से बहुत अच्छे अब भी नहीं है, कमजोरी के ही हैं। लेकिन भारतीय बाजारों में एक्सपायरी के चलते आज उतार चढ़ाव, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी इस वक्त लौटती हुई दिख रही है। एब्सोल्युटली सर, जबरदस्त रिकवरी है। और मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा सर, क्योंकि आज सुबह जब हम स्ट्रैटेजी की बात कर रहे थे तो बैंक निफ्टी पर आपने भरोसा जताया था। मुझे याद है क्लियरली आपने कहा था जब लीडरशिप आएगी बैंक निफ्टी से आएगी। निचले स्तरों को बैंक निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया और अब देखिए रिकवर होकर पूरा पॉजिटिव टेरिटरी में सर। लगभग 800 पॉइंट की रिकवरी दीप। जिस लेवल पर आप इस वक्त दिख रहे हैं ना 37,777, यही तो वो लेवल है जो कल का हाई है 37,788। आप सोचिए वहां से आप 37,000 के बेहद नजदीक पहुंचे। दीप खरीदने की जो रेंज थी परफेक्ट 36,950, 37,225, जिसमें भी 37,050, 37,950 की हम बात करते हैं, एग्जैक्टली उसी रेंज से घुमा है। और उसी रेंज पे हमारी बात हो रही थी कि आज के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है, एग्रेसिव ट्रेडर्स बाय बैंक निफ्टी। और वहां से निफ्टी भी अपने सही लेवल से घुमाए, जो खरीदारी की रेंज थी वहां पर सपोर्ट लिया। लेकिन बैंक निफ्टी की रिकवरी काबिल तारीफ है। दीप एक और चीज है, अब बैंक निफ्टी के लिए अगला टारगेट जो है वो 37,850 और 37,925 का है। ठीक है, ये 2 टारगेट है जहां तक आज जाने की कोशिश हो सकती है। 38,050 के आसपास का लेवल है फाइनल। उसको पार करने के बाद बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग बाय जोन में आ जाएगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बाय जोन में। हमने अब तक का हाई जो बनाया वो 38,850 का बनाया है। यस सर। 38,855 का 18 जनवरी का हाई है। ठीक है, हम एक बार 38,050 के ऊपर, 38,000 के ऊपर निकल कर टिक गए, बंद हो गए, तो बैंक निफ्टी आग ही लगा देगा। और बैंक निफ्टी में वो पुरानी चाल फिर से आ रही है, लीडरशिप आ रही है। और इसीलिए आप देख रहे हैं लगातार, हमने परसों भी बैंक निफ्टी रिकमेंड किया कि खरीदना चाहिए, उससे एक दिन पहले भी रिकमेंड किया। तो अब हमें लगता है कि खरीदारी के लिए शुरुआत आपको बैंक निफ्टी से करनी चाहिए। थोड़ी देर में मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। फिलहाल एक चीज कह सकता हूं दीप कि अगर बचे हुए समय में जब तक हम 2:30 बजे की स्टडी रखें, 37,500 के आसपास अगर मौका मिलता है तो बैंक निफ्टी में एंट्री करना चाहिए आजकल। हाँ, क्योंकि आजकल 200-250 पॉइंट की कोई वैल्यू है नहीं। धड़ाधड़ एकदम से नीचे एकदम से ऊपर हो जाता है। एक दूसरी चीज, खरीदना है तो बैंक निफ्टी ही खरीदना है। तीसरी चीज, फ्रेश तेजी अब जो बनेगी 37,850 पहले पार होना चाहिए तो ही, क्योंकि 37,775, 37,850 ये कंजेशन जोन है जहां पर हम पहुंच चुके हैं। आज 2 बार, कल और आज में हमने हाई बनाया। कल मतलब परसों, कल तो छुट्टी थी, परसों और आज में हमने दोनों बार यही 37,800 के आसपास हाई बनाया है। सो एक बार 850 को पार करके टिके। अब 200 पॉइंट का जो रेंज है ना 850, 38,050, ये आखिरी बाधा है। अगर ये बैंक निफ्टी ने पार की तो फिर तो अलग ही अपनी पुरानी चाल, मजा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं क्या होता है। मैं डेटा तैयार कर रहा हूं तब तक। बैंक निफ्टी जबरदस्त मूव। और सुबह अनिल जी से इसी पर बात भी हो रही थी, उन्होंने कहा भी था कि आज लीडरशिप बैंक निफ्टी से आपको आती हुई दिखेगी। पर देख लेते हैं सुबह क्या चर्चा की थी। अगर 36,900-950 की रेंज को नहीं तोड़ता है, बैंक निफ्टी वहां होल्ड कर जाता है, तो एक मौका वहां बन सकता है 36,950, 37,050, 37,225। आज की सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी यही है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, बैंक निफ्टी खरीदने की 36,950 से 37,225 की। ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा वर्केबल लगती है मुझे। हाँ। खरीदना है तो पहले बैंक निफ्टी, अभी भी वही 100% वहीं पर है। 100% बजट तक तो बहुत क्लियर करते हैं हमें। पहले तो बैंक निफ्टी खरीदना है तो पहले बैंक निफ्टी 36,800 का स्टॉप लॉस होगा, 37,375, 37,500 दो छोटे टारगेट, 575, 700 मीडियम,
750, 850 फाइनल टारगेट। अनिल सिंघवी ने 36,950 से 37,225 की रेंज अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज खरीदारी की सलाह दी थी और बिल्कुल वैसा ही होता हुआ दिखा है। निफ्टी बैंक में इन्हीं स्तरों से हमने वापस रिकवरी लौटते हुए देखी है। जबरदस्त रिकवरी बैंक निफ्टी पर आती हुई देखिए और अभी भी देखिए डेज हाई पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 37,750 के करीब। निफ्टी पर भी इसी की वजह से आप देख रहे हैं बड़ा एक्शन आ रहा है 17,075, अब 17,100 की तरफ निफ्टी अपनी नजर बनाते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर निफ्टी भी, तो बाजार है डेज हाई पर कमजोर है बट एटलीस्ट अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिखी। कई सारे और नतीजे आ रहे हैं, कुछ ऑलरेडी आ चुके हैं, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। कुशल और देवांशी दोनों हैं हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं आने वाले दिनों के लिए एक तो कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जहां पर हमें रखनी है नजर? देखिए, आज नतीजों की लंबी लिस्ट है और 2 स्टॉक्स जो है इसके नंबर्स आ चुके हैं, कैनरा बैंक और कोलगेट के, बट 10 स्टॉक्स अभी भी बाकी है फिनो स्पेस से, जिसमें बिरला सॉफ्ट, BHEL, कोफोर्ज, डालमिया भारत, इंडस टावर्स, लॉरस लैब्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, निपॉन इंडिया, PNB और RBL बैंक। इनफैक्ट यूएस के चौथी तिमाही के GDP का पहला अनुमान भी आज आता हुआ नजर आएगा। हमने अनुमान 5.5% की बढ़त का लगाया हुआ है। कल के सत्र में भी जो है नंबर्स के लिहाज से निफ्टी में ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डीज, कोटक महिंद्रा और साथ ही L&T के नंबर्स पर आपको नजर रखनी है। साथ ही एफिनो स्पेस से EU स्मॉल फाइनेंस, चंबर फर्टिलाइजर, मैरिको, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्फोएज, ओबराई रियल्टी, स्ट्राइड्स फार्मा के नंबर्स कल आने वाले थे, अब वो 10 फरवरी को आते हुए नजर आएंगे। साथ ही यूनाइटेड ब्रिवरीज और वेदांता पर आपको नजर रखनी है नंबर्स के लिहाज से। इनफैक्ट कल वायदा बाजार की फरवरी की जो नई सीरीज शुरू होने वाली है उसमें 2 स्टॉक्स ABB इंडिया और इंटेलेक्ट डिजाइन एरेना भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। भारतीय एयरटेल पर भी फोकस बनाकर रखना है हमें, क्योंकि कल के सत्र में प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होती हुई नजर आएगी। साथ ही CMS इन्फोसिस्टम्स, इसका एंकर लॉक इन कल खत्म होगा। जो 330 करोड़ की एंकर बुक यहाँ पर थी, इशू प्राइस 216 रुपये और लिस्टिंग प्राइस 220 रुपये का यहाँ पर NSE पर लिस्ट हुए थे। ये मॉयल यहाँ पर इसका बाईबैक 28 जनवरी कल से शुरू होकर 10 फरवरी तक खुला रहेगा। बाईबैक साइज कुल 693 करोड़ का है। प्राइस जो है 205 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है और T2T सेगमेंट में 67 स्टॉक जो है वो शामिल होते हुए दिखेंगे। 29 जनवरी शनिवार को निफ्टी से इंडसइंड बैंक और NTPC के नंबर्स आएंगे और साथ ही एफिनो स्पेस से MCX अपने नंबर घोषित करेगा और 29 जनवरी के दिन शनिवार को ही डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन की बैठक भी होने वाली है। तो यहाँ पर इन सभी इवेंट्स और नतीजों पर आपको नजर रखनी है। एब्सोल्युटली, नतीजों का है बड़ा सीजन। ऑफ कोर्स बजट पर हमारी नजर है, पर अर्निंग सीजन भी फुल फोर्स में चल रहा है। आइए जानते हैं कुछ नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं और आज की कुछ और खबरें भी देवांशी के साथ। गुड आफ्टरनून देवांशी, बताएं। आफ्टरनून दीपांशु, आज आप देखिए अरविंद के नतीजे काफ़ी दमदार आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट ओवरऑल अगर आप देखें टेक्सटाइल, रिटेल, इन सब के नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। जो मुनाफा है वो 25 करोड़ से बड़ा है, 93 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। आय 1514 करोड़ से बड़ी है, 2276 करोड़ पे आते हुए दिखी है और कामकाजी मुनाफे में भी शानदार बढ़त। मार्जिन आप देखिए इस बार 10.4% पे आते हुए दिखे। साथ ही चौथी तिमाही तक जो कर्ज है वो भी कम करने की उम्मीद कंपनी की तरफ से आती हुई दिख रही है। कैनरा बैंक नंबर्स अच्छे हैं, मुनाफा 700 करोड़ से बड़ा है, 1502 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। साथ ही जो असेट क्वालिटी है वो अच्छी होती हुई दिखी है। ग्रॉस NPAs 8.4% थे, वहां से कम होकर 7.8% पे आते हुए दिखे हैं। जो नेट NPAs हैं वो भी ऑलमोस्ट 3.2% थे, वहां से कम होकर 2.86% पे आते हुए दिखे हैं। प्रोविजंस इस बार कम होते हुए दिखा है तिमाही आधार पर। PSP प्रोजेक्ट्स नंबर्स अच्छे हैं, मुनाफा इस बार 30 करोड़ था, वहां से बढ़कर 50 करोड़ पे आता हुआ दिखा है और जो मार्जिन हैं वो भी 11.5% से बढ़कर 15.5% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। वॉकआउट नंबर्स हल्के से अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि आप देखिए जो घाटा है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है 67 करोड़ पे और जो आय है वो 54 करोड़ पे आती हुई दिखी है। और जो ओवरऑल एबिटा मार्जिन हैं उसमें आप देखिए हल्का सा इस बार थोड़ा सा सुधार देखने मिला है। इसके साथ ही कल्याणी स्टील इस बार आप देखिए जो मुनाफा है वो 60 करोड़ था, वहां से कम होकर 43 करोड़ पे आता हुआ दिखा है और जो आय है वो इस बार थोड़ी सी बड़ी है। तो मिक्स नंबर्स कल्याणी स्टील की तरफ से भी आते हुए दिखे हैं। श्री दिग्विजय सीमेंट यहाँ पे जो मुनाफा है वो कम होता हुआ दिखा है, आधा हुआ है, 14 करोड़ था, वहां से कम होकर 7.5 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। आय थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन जो मार्जिन हैं वो कम होते हुए दिखे हैं। वीक नंबर्स है, मार्जिन 18.5% थे, वहां से घटकर 13% पे आते हुए दिखे हैं। इसके साथ ही आप देखिए इस बार BL कंपनी को करीब $7.3 करोड़ का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो इसके चलते आज फोकस में है। सन फार्मा ने कनाडा में अपनी जो सीक्वा दवा है वो लॉन्च कर दी है, आंखों की दवा है जो काफ़ी पॉजिटिव है। और ब्लॉक डील्स में आप देखिए पावर ग्रिड यहाँ पे अच्छे जो ब्लॉक डील है उसके चलते एक्शन देखने मिला है। 13.8 लाख शेयर्स हैं जिसके कई सौदे होते हुए दिखे हैं।
पेट्रोनेट LNG 70 लाख शेयर्स के कई सौदे होते हुए दिखे। पिडिलाइट में भी 10 लाख शेयरों के आज सौदे थे, इसके चलते आज एक्शन में बनता हुआ दिखा था। और इसके साथ ही कोलगेट, यहाँ पे आप देखिए जो आय है वो 4% बढ़ी है, मुनाफा 2% तक बढ़ता हुआ दिखा है और जो मार्जिन हैं वो हल्के से बढ़ते हुए दिखे। इस बार 30% के आसपास कंपनी ने मेंटेन किए हैं। CDSL के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है। दिसंबर में CDSL ने 30 लाख डीमैट खाते जोड़े हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है और इन सब के चलते आज ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में और एक्शन में बने हुए हैं। बिल्कुल, तो ढेरों स्टॉक्स हैं जो फोकस में हैं, नतीजे भी कुछ आ गए हैं और स्टॉक्स में है भरपूर एक्शन। तो फिर आइए बढ़ाया जाए इस एक्शन को आगे। पहला बिगुल क्लोजिंग शो का हिमांशु जी के लिए BTSTT। गुड आफ्टरनून हिमांशु जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु जी। देखिए, क्लियर कट बैंक्स और सिर्फ बैंक्स हैं जो इस बाजार को रिलेटिवली होल्ड कर रहे हैं और यहाँ से लीडरशिप स्विच होती हुई नजर आ रही है। PSU बैंक्स में जबरदस्त मोमेंटम है और ऑफ कोर्स पिछले काफी दिनों से यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा चैनल पर रिकमेंड हुआ है, SBI में खरीदारी की राय दी है। आज जो मेरे रडार पर PSU बैंक आया है वो है PNB, पंजाब नेशनल बैंक। बहुत ही स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बना। उसके बाद उस छोटे टाइम फ्रेम में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का आज के सेशन में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है 40.50 के ऊपर। मुझे लगता है दीपांशु जी ये स्टॉक यहाँ से एक बड़ी तेजी दिखाने के लिए तैयार है और एक अच्छा बेस बनाने के बाद यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड एक्सट्रीमली फेवरेबल है। पहला टारगेट जो मैं इस स्टॉक के लिए यहाँ पर देखता हूँ वो है 42.50 का। उसके बाद 44 रुपए के टारगेट्स हैं जो कि मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल दीपांशु जी जिस तरह का स्ट्रक्चर है, मेरा ऐसा मानना है कि PNB अब की बार 48 और 51 रुपए तक के टारगेट्स आपको जल्द ही दिखाता हुआ नजर आएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद PNB में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। PNB में खरीदारी करके चलें, 39.40 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। डेरिवेटिव ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में 42 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। ₹1.90 के आसपास करंट लेवल्स हैं, वहां पर खरीदारी करें। ₹1.40 का स्टॉप लॉस लगाएं। ₹2.80 का पहला टारगेट और ₹3.50 का दूसरा टारगेट PNB की 42 के स्ट्राइक की फरवरी एक्सपायरी की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की भी सलाह है। हिमांशु जी, अब आप है ना जल्दी से तैयार हो जाइए 2 जनों को धन्यवाद देने के लिए। पहले तो मुझे देना पड़ेगा इनको और उसके बाद कुणाल जी को। मुझे इसलिए देना है कि जो रिजल्ट आए कैनरा बैंक के, उससे आप अंदाजा लगा लो PNB के रिजल्ट क्या आएंगे। बहुत तोड़फोड़ जबरदस्त आएंगे तो PNB आपकी पिक एकदम परफेक्ट है। शायद अगर वो हमारे वो संस्कार में अतिथि देवो भव टाइप नहीं होता तो मैं आपको आप रुक जाओ मैं कल के 2000 दे देता हूँ, आप बाद में देना। लेकिन वो हमारे संस्कार इतने मजबूत क्या करें, हम पहले मौका देते हैं और अभी भी मैं मौका पहले कुणाल जी को दे रहा हूँ, जो कुणाल जी स्पेशल पिक के तौर पर PNB देना चाहते हैं। तो कुणाल जी के चार्ट पे भी तगड़ा आता हुआ दिख रहा है। कुणाल जी बताइए। अनिल जी देखिए, बिल्कुल मैं बताता हूँ। अनिल जी बिगुल नहीं बजवाएंगे क्या? बिगुल, हाँ बिल्कुल तैयार। स्पेशल पिक का बिगुल बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा। पहले आप कॉल दे दीजिए जल्दी से। अनिल जी देखिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिसकी चर्चा हिमांशु जी कर रहे थे। जबरदस्त चार्ट फॉर्मेशन है। PNB की अब बारी है और जिस तरह का आज देखिए बैंक निफ्टी ग्रीन में आ चुके हैं अनिल जी, तो इसकी अगुवाई जो है वो सारे सरकारी बैंक कर रहे हैं। PNB खरीद करके चले। स्टॉप लॉस रखना है 39.5 पर और पहला टारगेट होगा 43 रुपए का 43 का। इवेंचुअल टारगेट 45 रुपीज का। 45 के टारगेट के लिए PNB बाय करें। ओके, तो PNB पर खरीदारी की राय कैनरा बैंक। बिगुल पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बाद में ऑब्जेक्शन आता है बहुत। पहले बिगुल। तो कुणाल जी के चेहरे पे खुशी बिगुल की, हिमांशु जी की तरफ से भावनाएं आती हुई धन्यवाद के तौर। जी हूँ हिमांशु जी, बताइए। जी अनिल जी, मैं वही और फर्दर बैकवर्ड इंटीग्रेशन थैंक यू रह गया था आपको और कुणाल जी का। नहीं, वो हम आपके भरोसे थोड़ी है, हम खुद ही ले लेते खुद ही दे देते हैं और बाद में तो मैं दबाव इतना बताता हूँ 2-4 बात तो फिर एनालिस्ट को कुछ समझ में आ जाता है कि मुझे धन्यवाद बोलना है। भाई ऐसे क्या होता है, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, जो राजस्थान जैसे हमारे सुमित जी है, जैन साहब है, ये सब और जो बाकी जो लोग जॉइंट, वो सब जानते हैं। फिर सुबह उठते बड़े लोगों में पैर छूने होते हैं। तो क्या वो बाकी तो बच्चों को आप बोलो न्यूक्लियर फैमिली में तो किसी माँ बाप के छुएंगे नहीं, क्या मतलब जबरदस्ती मुझसे छू, मतलब अपने आप को बड़ा समझते हैं क्या ये। लेकिन जब वो जॉइंट फैमिली में देखते हैं कि पिताजी अपने पिताजी के मतलब दादाजी के छू रहे हैं, तो बेटे को अपने पिताजी के छूने में शर्म है, बोले यार ये तो करना ही पड़ता है, मतलब तो वो अपने आप हो जाता है। तो वो हमने ऐसा माहौल बना दिया है, तो अपने आप एक दूसरे को धन्यवाद देना ही पड़ता है। ये HUF वाला मामला है। एब्सोल्युटली जैन साहब सही है ना? बहुत सही, बहुत सही। और ये संस्कार मैंने अनिल जी आप में देखे हैं। आप तो गजब, मतलब मैं जयपुर में आपको
साक्षात देखा हुआ हूँ, और हम भी ऐसे ही हैं। हम हमारे बड़ों को जैसे ही मिलते हैं प्रणाम करते हैं, धूप देते हैं, और जरूरी है। और ये हमारे यहाँ तो थैंक्स, तो देखिए आपने सही कहा कि बिना बोले भी हम तो ले लेते हैं थैंक्स, और बिल्कुल बहुत सही एग्जाम्पल दिया आपने। नहीं, बाकी एक्चुअली मैं बताऊं, बच्चों को सिखाना बड़ा मुश्किल काम है। वो सीखते नहीं, वो आपके बोलने से सिखाने से नहीं सीखेंगे, आपके करने से सीखेंगे। अगर आप जैसा करोगे वैसे बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। कहोगे वैसा नहीं सीखेंगे, करोगे वैसा जरूर सीखेंगे। तो अगर आपको कोई चीज़ अच्छी सिखानी है तो पहले आपको आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ ये परंपरा बहुत अच्छी है, इसलिए धन्यवाद। आप स्वीकार करें, और स्वीकार करें सिमी जी की तरफ से एक बेहतरीन कॉल भी सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। बताएं सिमी जी। म्यूट पर हैं सिमी जी आप। सॉरी अनिल जी, वेरी सॉरी। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरे तरफ से अभी का मेरा पहला कॉल है टाटा पावर। टाटा पावर में मैं जबरदस्त रिकवरी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ऑलरेडी लोअर लेवल से काफी बड़ा उछाल दिखा चुका है, पर मुझे लगता है कि ये यहाँ से भी बहुत ऊपर जा सकता है। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। इसका पहला टारगेट होगा 244, दूसरा होगा 247 और तीसरा होगा 250। तो तीनों टारगेट्स के लिए टाटा पावर को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 235 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। पूरा डेली चार्ट में पूरा वीकनेस कल ही ये खत्म कर गया था, मतलब परसों का सेशन में ही खत्म करके आ गया था। एक पियर्सिंग पैटर्न था, और आज ये कल का हाई तोड़कर आगे निकलने वाला है। ये स्टॉक लोअर लेवल से काफी शानदार रिकवरी शो कर चुका है। 235 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कर लीजिएगा। 250 का जो मैं टारगेट रख रही हूँ वो कल तक होल्ड कीजिएगा, कल तक आ जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए राइट। टाटा पावर पर खरीदारी करने की 235 रुपए का लगाइएगा स्टॉप लॉस। 244, 247 और 250 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। अच्छा, अभी हम बैंक की बात कर रहे थे, पीएनबी के साथ साथ एक और बैंक जबरदस्त मूव है सर, आरबीएल। पीएसयू नहीं है, बट बहुत ही बड़ी मूव है। इसके भी आज नतीजे आने वाले। क्या शॉर्ट करें? 5%, बहुत बड़ी। आप सुबह कह भी रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की थी, तब मैंने कहा था, तब आपने कहा था कि आरबीएल पर रखिए नजर। जैसे बंधन में रैली बनी है वैसे इसमें भी बन सकती है। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। अभी भी कुछ नहीं हुआ। रीसेंट हाई 156 है नहीं ना, अंडर ओन्ड है, किसी के पास नहीं, सबने बेच दिया है। मतलब किसी, अच्छा बेच यार, किसी को लेना नहीं है। करेक्ट। ये फर्स्ट क्लास। अगर आशीष जी होते तो बताते किस तरह से शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट फिर से ये बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक तगड़ा स्टॉक है। अच्छा, सुमित जी बीच में बिगुल के लिए बोल रहे हो सकता है इसी पे, पहले बिगुल बजा के जल्दी से सुमित जी के पास चले चलते हैं पहले। सुमित जी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है 495 50 का भाव है। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर। टाटा मोटर के अंदर अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक यहां से 500 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। 510 का पहला टारगेट, 520 का दूसरा टारगेट। खरीदारी करें टाटा मोटर में। यहाँ पे 480 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। 3 से 4 दिन का व्यू लेकर खरीदारी करें। स्टॉक यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ का दिखाना चाहिए। ऑप्शंस के जरिए भी इसके अंदर ट्रेड लिया जा सकता है। 500 वाला कॉल 23 रुपए के पास अभी ट्रेड कर रहा है। 17 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में 28 रुपए से लेकर 30 रुपए तक के टारगेट टाटा मोटर के 500 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्पॉट लेवल के हिसाब से 510 से 520 के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। आपके लिए टाटा मोटर्स, जिस पर आपको करनी है खरीदारी, इस पर भी बड़ा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। तो नजर रखते हैं बैंक्स, ऑटोज, यहाँ पर आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। एक और स्पेस है जिस पे नजर रखनी पड़ती है, मुझे नहीं पता। अमरीश पांडे बताएंगे, हमारे संवाददाता, और क्या गजब की खबरें अमरीश निकाल कर ला रहे हैं, बहुत ही तगड़ी। और बजट को लेकर एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर। और बजट में जो सबसे ज्यादा फोकस इस बार है वो है कि किन किन प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कम हो सकती है जिससे कि घरेलू इंडस्ट्री को मिले राहत। ऐसे ही एक दमदार सेक्टर के लिए जिसकी आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरत है। बता रहे अमरीश, कहां मिल सकती है राहत। अमरीश बताइए। सर, इस बार भी बजट जो है ग्रोथ बूस्टर रहेगा। कम से कम आत्मनिर्भर भारत सबसे ज़्यादा फोकस है बजट का। और जिस तरह से हमें सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से इस बार जो बजट है उसमें मेडिकल डिवाइसेस को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। इंपोर्ट ड्यूटी सरकार इस प्रोडक्ट पर बढ़ा सकती है, क्योंकि सरकार का मानना है कि सरकार ने कई सारे स्कीम्स जो हैं मेडिकल डिवाइस को बनाने के लिए जारी की हैं। और ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर सरकार चाहती है कि घरेलू इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ जो इंपोर्ट हमारा है उसको किसी भी तरीके से कम किया जा सके। तो ये एक बड़ी खबर हमें सूत्रों से हमें मिली है। इसके अलावा सरकार
ऐसे सेक्टर्स पर फोकस कर रही है जो कि नए हैं, जैसे कि रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। तो मेडिकल के संदर्भ में इस तरह के जो नए सेगमेंट्स हैं उनको लेकर नई PLI स्कीम्स की भी अनाउंसमेंट इस बजट में देखी जा सकती है। और जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके हिसाब से एक बड़ा डेवलपमेंट जो अभी जानकारी आई है उसके हिसाब से है कि वियरेबल और हियरेबल जो PLI है उसकी घोषणा भी इस बार के बजट में होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार ट्रेंड में है कि स्मार्ट वॉचेस हो या कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे हम हेल्थ को लेकर लगातार रेगुलेट हो रहे हैं, उन टेक्नोलॉजी को लेकर भी इस बजट में PLI का अनाउंसमेंट हो सकता है और वो PLI की स्कीम को अप्रैल ऑनवर्ड्स शुरू किया भी जा सकता है, जिसको लेकर तैयारियां काफ़ी दिनों से थीं। तो हमारे जो सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं कि इस बार ऐसे सेगमेंट्स पर जो है ड्यूटी सरकार बढ़ा सकती है जो कि मेडिकल डिवाइसेस से संदर्भित हों। जी ओके, तो मेडिकल डिवाइसेस से जो कंपनी संबंधित है वहाँ पर एक अच्छी खबर आ सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है और हम देख रहे हैं पॉली मेडिक्योर न्यूरेका दोनों पर आपको हल्का हल्का एक्शन भी बनते हुए दिख रहा है। तो बड़ा एक्शन इस बजट में आ सकता है कुछ सेक्टर्स के लिए। आज सुबह टेक्सटाइल्स के बारे में भी अमरीश बता रहे थे और अब यहाँ पर रखे नजर मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइसेस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। न्यूरिका लिमिट तो मुझे याद है कि ये तो सीधा ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट बसीन साहब का बड़ा फेवरेट रहा है। करेक्ट सर, राइट? यस सर। मुझे याद है पिछली बार बसीन साहब ने रिकमेंड किया था, लगातार सर्किट टू सर्किट स्टॉक दौड़ लगाता हुआ नजर आया था कि इस स्टॉक में उनके 2,500 या 3,500 के कुछ तो ऐसे बड़े टारगेट थे। जी जी जी, है ना? आई थिंक 2,500 के टारगेट थे। न्यूरिका लिमिटेड और पॉली मेडिक्योर, ये दो स्टॉक हैं। पॉली मेडिक्योर तो जैन साहब आपके रडार पे है पॉली मेडिक्योर? जी, पॉली मेडिक्योर तो इसलिए भी रडार पे है कि जो प्रमोटर्स है वो जयपुर से ही बिलोंग करते हैं, वैसे भले ही वो दिल्ली बेस्ड हो गए हैं और उनकी एक फैक्ट्री यहाँ जयपुर में भी है। सो आई नो अबाउट, मतलब बहुत जबरदस्त ग्रो की है कंपनी और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने इस स्टॉक को पहली बार 250 रुपए 300 रुपए पे रेकमेंड किया और उसके बाद से नॉन स्टॉप रैली हुई और फैंटास्टिक मैनेजमेंट, फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी और बड़ा करेक्शन आ चुका है स्टॉक में और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छे लेवल्स पे है। बाकी देखिए कुछ कंपनीज और भी है मेडिकल डिवाइसेस की जो बहुत ज्यादा मैं वैसे लाइक नहीं करता। BPL भी है, मोरपेन भी है, इवन नोवार्टिस भी है, इसमें 3M भी है, एबॉट भी है। सो लेट्स सी, बट यस ज्यादा हम रिलेट कर पाते हैं पॉली मेडिक्योर और न्यूरेका से, तो पॉली मेडिक्योर मेरा टॉपिक रहेगा इस सेगमेंट में से और बाइंग स्टैगर्ड मैनर है क्योंकि मार्केट्स का कुछ पता नहीं चलता और प्योर बजट के एक्सपेक्टेशन में मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। तो ठीक बात है। और न्यूरिका लिमिटेड 2,500 रुपए के टारगेट के साथ बसीन साहब ने रिकमेंड किया है। ये कंपनी खुद नहीं बनाती लेकिन बनवाती है और अपनी ब्रांडिंग करके उसके बाद बेचती है इसी कारोबार में। तो जाहिर सी बात है कि अगर ड्यूटी घटेगी तो कंपनी के लिए आय बढ़ाने के मौके जरूर होंगे और यही वजह कि स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ न्यूरिका लिमिटेड आपके लिए 8% ऊपर। 8%, ओके। हमारी खबर के इम्पैक्ट है सर, देखिए बात करते करते मूव आई, गजब का एक्शन आता हुआ दिख रहा है। न्यूरिका लिमिटेड में 1825 रुपए पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, कमाल का स्टॉक है ये एक। और आइए एक स्पेशल पिक का बिल्कुल हिमांशु जी के लिए बिल्कुल। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, ये स्पेशल पिक है। मुझे लगता है कि बजट के पर्सपेक्टिव से इसको खरीदा जा सकता है और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का नाम है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। 490 रुपए के आसपास अभी करंट लेवल्स हैं। अनिल जी, जितनी भी बाजार में पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर वॉलेटिलिटी रही, इस स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। स्टॉक ने ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने हायर हाइज बनाए और इनफैक्ट पिछले हफ्ते अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पर बनाता हुआ नजर आया। जिस तरह से यहाँ पर अनिल जी चार्ट पोजिशन है, जिस तरह के लीडिंग इंडिकेटर्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, मुझे लगता है कि 550 रुपए के टारगेट्स के लिए BDL में करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चले। अगर कोई छोटा मोटा डिप आता है 5-7 रुपए का तो वहां पर और खरीदारी करें। 470 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 540-550 के टारगेट के लिए BDL मेरी तरफ से अनिल जी एक स्पेशल पिक है बजट तक के लिए। टारगेट तक आ सकते हैं, यहाँ से 10-12% तक की तेजी आप एक्सपेक्ट करके चले भारत डायनामिक्स। और बात करते करते स्टॉक में भी एक अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है, तो नजर रखेंगे इस काउंटर पर आइए नजर रखते हैं कुछ नतीजे जिनका है इंतजार। लॉरस लैब्स, इसके आने वाले नतीजे आइए जानते हैं देवांशी के साथ कैसे रह सकते हैं नंबर्स। देवांशी बताएं। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए लॉरस लैब से इस बार बहुत ज़्यादा शानदार नंबर्स का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कामकाजी खर्च इस बार बढ़ते हुए दिखे हैं, ERV सेगमेंट पर दबाव आता हुआ दिखा है और बिंदु ने भी बोला था कि ERV जो सेगमेंट है उनका वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है और ये आपको लॉरस लैब में भी थोड़ा सा देखने मिल सकता है। इसके
साथ ही जो मार्जिन है वो हल्के से कम होते हुए दिख सकते हैं, 30% या उससे भी थोड़े से कम आते हुए दिख सकते हैं इस बार। और जो मुनाफा है वो करीब 10 से 11% तक घटता हुआ दिखेगा। जो आय है उसमें करीब 4% तक की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि इस बार जो ARV ट्रेंड है, क्योंकि ज़्यादातर उनके जो उनका जो आय आती है वो ARV सेगमेंट से आती हुई दिखती है। API किस तरह से यहाँ पे जो ट्रेंड है वो किस तरह से रहता है, इस पर फोकस रहेगी। और इसके साथ ही आने वाले समय में जो उनके बाकी जहाँ पे वो जो कंपनी है वो अपना डिपेंडेंस को कम करना चाहती है, कस्टम सिंथेसिस कारोबार और जो फॉर्मुलेशन सेगमेंट है, वहाँ पे काफ़ी मजबूत ग्रोथ देखने की उम्मीद इस बार लगाई जा रही है। तो बाकी दोनों सेगमेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन एक सेगमेंट के चलते जो नंबर्स है, मार्जिन है, उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। कमेंट्री अहम रहेगी। ओके, तो कमेंट्री अहम रहने वाली है। जहाँ तक लॉरस लैब्स का सवाल है, देखते हैं मार्जिन पर थोड़ा असर दिखते हुए दिख भी सकता है, जैसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं इस अक्रॉस द स्पेस, जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है। स्टॉक भी आज थोड़ा सा दबाव आपको दिखा रहा है इस समय, करीब 2% की गिरावट, 5% की गिरावट इस समय, इनफैक्ट 6% नीचे आते हुए दिख रहा है लॉरस लैब्स। एक बार जरा चार्ट पर भी राय ले ली जाए लॉरस लैब्स की। सुमित जी, कोई राय 450 के नीचे लॉरस? दिवांशु, लॉरस लैब के अंदर एक बार वेट एंड वॉच करें। स्टॉक के अंदर ऊपर में जब ये 475 का लेवल तोड़ेगा, उसके बाद ही इसके अंदर कोई फ्रेश मोमेंटम बनेगा। जब तक ये लेवल ऊपर में नहीं टूटते तब तक गिरावट देखने को मिल सकती है। नीचे में 440 का लेवल टूटने के बाद 425 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। बाइंग के लिए वेट एंड वॉच करें। तो बाइंग के लिए तो वेट एंड वॉच ही करें, ये बेटर रहेगा जहां तक लॉरस लैब्स का सवाल है इस समय। पर वेट एंड वॉच नहीं करना है कुछ और काउंटर्स पर। कैनरा बैंक, एक बार जरा इसके चार्ट पर फिर से व्यू लिया जाए, क्योंकि 8.5% का उछाल कैनरा बैंक पर इस समय आते हुए दिख रहा है, तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है ये चार्ट। इस समय 240 का लेवल कैनरा बैंक इस समय आपको क्रॉस करते हुए दिख रहा है। सिमी जी भी हैं हमारे साथ। सिमी जी, कोई राय कैनरा बैंक पर 240 पर भी खरीदना चाहिए या फिर अब डिप का इंतजार करें? जी बिल्कुल, डिप का इंतजार नहीं करना है दीपांशु। इनफैक्ट ये स्टॉक आज सुबह जब पूरा मार्केट जब खराब था, तभी से ये स्टॉक मोमेंटम शो कर रहा था। और स्टॉक 223-24 के आसपास मेरे भी रडार में आया था। जब सुबह वाली मेरा शो था, मतलब मेरा आज फोनो देने वाला था मैं, तो उसी समय मेरा रडार पे आया था। तो मैंने उस समय नहीं दे पाया, क्योंकि मार्केट तब इतना कंफ्यूजिंग था, तो मौका ही नहीं मिला और मैंने कुछ दिया ही नहीं। पर मेरे क्लाइंटों को मैंने उसी समय दे दिया था। 223-24 का भाव था, उसी समय से मैंने दिया था। और उसी समय से मेरा जो टारगेट था 230-233 का टारगेट था। मैंने सोचा था कि ये टारगेट शायद आज ही के आज हासिल हो जाएगा। अभी तो स्टॉक 240 के आसपास आ चुका है दीपांशु। मैंने मेरे क्लाइंटों को होल्ड करवा के रखा है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जितना बड़ा मोमेंटम ये सुबह दिखाया था और अब रिजल्ट्स के बाद भी ये मोमेंटम को होल्ड कर रहा है, यहाँ से 246 से 47 तक का रैली देखने को मिलना चाहिए। और पूरा सेक्टर पॉजिटिव है, पूरा सेक्टर सुबह से मार्केट को होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, PSU बैंक्स। तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक यहाँ से भी बढ़ सकता है। जिन्होंने सुबह लिया है उनको मैं होल्ड करने का ही सलाह देती हूँ। 236 का स्टॉप लॉस होगा, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट रहेगा 246-47 का। करंट लेवल पर फ्रेश बाइंग थोड़ा सा मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं तो, क्योंकि मैंने सुबह इतना लोअर लेवल पर मैंने देखा था, तो अभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ। ओके, तो ये है आपके लिए कैनरा बैंक पर राय इस वक्त आती हुई। शेठी साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और बाजार इस बीच 37,850 को पार करके 37,900 की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और तेज होती हुई दिख रही है एकदम यहाँ पर खरीदारी। जबरदस्त आखिरी मिनटों में तगड़ी शॉर्ट कवरिंग, तगड़ी खरीदारी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। ऐसे में वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का। सेठी साहब नमस्कार, स्वागत है सर। एक तो पहले बधाई स्वीकार करें परसों वाली, ओ हो गजब, मतलब परसों वाला जो आपने स्टॉक दिए, एक तो PSP दिया था रिजल्ट के पहले, क्या गजब का कमाल करता हुआ दिखा है। और सोमवार के दिन पैनिक में भी जो सारे ICICI बैंक और भारतीय एयरटेल दोनों स्टॉक वो भी कमाल कर गए। तो सेठी साहब बधाई पहले स्वीकार करें और फिर उतनी ही दमदार पिक फिर से बताएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु, थैंक यू अनिल जी। बट उसके पहले आज सुबह को भूल रहे अनिल जी, सुबह मैंने जब चारों तरफ मार्केट का माहौल था तो मैंने बहुत इम्फेटिकली सुबह ओपनिंग शो में कहा था कि आज मुझे लगता है बाजार में रिकवरी होगी, जब कई एक्सपर्ट ने नोटा का भी प्रयोग किया था। और मैंने राय दी थी कोटक बैंक में जो बाजार खुलते में जो गिरावट आएगी 1830 के आसपास खरीदारी करने की, वो अभी 1890 का भाव हो गया है। फरवरी फ्यूचर्स की बात थी, 1830 वाला 1890 वो भी अभी हो गया है। बाकी अनिल जी बाजार में वापिस से एक अच्छी खासी रिकवरी, और उसके कारण भी है। आज देखिए अभी डाउ फ्यूचर जो 500 पॉइंट नीचे था वो अब 130 पॉइंट नीचे रह गया है। फिर रशिया ने बेलारूस से ट्रूप्स भी हटा लिए, तो इस तरह की कुछ पॉजिटिव खबरें भी आ रही है।
और बाकी आने वाले दिनों में हमारा बजट 2-4 दिन ही दूर है, तो मुझे लगता है तेजी बिल्कुल करनी चाहिए। तो आज अनिल जी 3 कॉल है, 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी करनी है और 1 F&O का स्टॉक है अनिल जी। ओहो, क्या बात है, बड़े जोश में आप तो एकदम। आइए करिए शुरुआत फिर। अनिल जी, जो कैश मार्केट का स्टॉक है, पहला स्टॉक वापिस बजट पे निगाहें हैं, सेक्टर वैसा ही है। स्टॉक का नाम है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, जो कि अभी 790 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरर है, अराउंड 31% मार्केट शेयर है इसका। रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में एक डोमिनेंट पोजीशन है और ये जो सेक्टर है हाईली अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर है। इस कंपनी का आईपीओ आया था, आईपीओ को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। 900 रुपए के प्राइस पे आईपीओ आया था और उससे काफी सस्ता ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी अराउंड 15% स्टेक ओन करते हैं और उन्होंने आईपीओ में कुछ नहीं बेचा। ही इज ऑल्सो बुलिश ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। और इसको अच्छा, इसके और भी कुछ पॉजिटिव है। एक तो पैन इंडिया प्रेजेंट है, बाकी 11,800 के करीब हॉस्पिटल से भी डायरेक्ट टाई अप है। 779 ब्रांचेज हैं इन 25 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। बाकी अनिल जी, आज इसको पिकअप करने के पीछे बजट के लिहाज से मुझे लगता है, देखिए ये हेल्थ इंश्योरेंस का जो सेक्टर है, यहाँ पे अनिल जी मैं देख रहा था हेल्थ इंश्योरेंस पे जीएसटी की दर है 18%, जो कि बिल्कुल इसको इस लेवल पे होना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये 5% कर देनी चाहिए सरकार को। एंड यू नेवर नो, बजट में नहीं भी हो गए तो बजट के बाद जीएसटी की मीटिंग में हो गए, बट हेल्थ इंश्योरेंस को एनकरेज करने के लिए सरकार को इस 18% की एग्जॉर्बिटेंट जीएसटी दर को कम करके 5% करना चाहिए। और वैसे भी एक कोरोना के समय में हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड है। मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत ही शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा करना चाहिए। इसमें मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 830 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 780 रुपए का। 830 का स्टॉप लॉस और 830 का टारगेट 700। एक मिनट में कंफ्यूजन हो गया। 830 का टारगेट, हाँ, 780 का स्टॉप लॉस। 790 के लेवल पे मैंने इसको रिकमेंड किया है। ठीक है, परफेक्ट। अभी 805-6 हो गया ऑलरेडी। दूसरा सर? दूसरा अनिल जी, अभी सब थोड़ी देर से बातें चल रही है बैंक्स और बैंक। सुबह भी मैंने कोटक बैंक दिया और बाकी अभी पीएनबी की बातें हो रही थी, आप भी देने वाले थे। तो वैसा ही एक बैंकिंग स्टॉक बट कैश मार्केट का स्टॉक, इंडियन बैंक, जो कि अभी 144 के लेवल पे ट्रेड करता है। स्टॉक आज अभी 6-7% ऊपर दिख रहा है, बट ये स्टॉक घूम फिर के आया है। मतलब 4-5 दिन पहले यही प्राइस थे और फिर अभी पिछले 2-3 दिन की मार्केट में स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई। 135-36 जाके अब आज ये 144-45 के लेवल पे आया है। मुझे लगता है इस बैंक के भी नतीजे इस तिमाही के बहुत ही दमदार रहेंगे, इन लाइन विथ कैनरा बैंक। फिर बाकी भी जो प्राइवेट बैंक के हमने नतीजे देखे, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कल कोटक के नतीजों पे भी मैं बुलिश हूँ। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। 330 की बुक वैल्यू है स्टॉक की, प्राइस टू बुक वैल्यू अराउंड 0.44। सितंबर क्वार्टर भी बहुत ही दमदार था, हर फ्रंट पे कंपनी बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट था और अच्छे कासा डिपॉजिट था अराउंड 42-43% के। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बैंक का बहुत ही अच्छा, अराउंड 15-16% का। और बैंकिंग सेक्टर फोकस में, और अभी पिछले वीक ही 2 बड़ी खबरें आई। एक तो आज जो एयर इंडिया का ट्रांसफर हुआ है टाटा ग्रुप को, तो वो भी पॉजिटिव है पब्लिक सेक्टर बैंकों के लिए। और दूसरा एक और खबर थी, अभी मेरे ध्यान से उतर रहा है, शायद आईएलएफएस का। हाँ, आईएलएफएस का 55,000 करोड़ का पेमेंट होना था सब बैंकों को, तो वो भी डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है इन सब बैंकों के लिए। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। 155 का टारगेट है और 138 रुपए का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए इंडियन बैंक और स्टार हेल्थ, 2 दमदार पिक सेठी साहब की तरफ से, और एक और बढ़िया पिक भी देंगे सेठी साहब से। पर सर 2 मिनट का टाइम दीजिए क्योंकि 2:30 बज गए हैं। तो एक बार पहले अनिल जी से जान लेते हैं कि इस बढ़िया रिकवरी वाले बाजार में क्या होनी चाहिए आपकी मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, जबरदस्त रिकवरी हमारे बाजार में आपने होती हुई देखी है, उतनी ही जबरदस्त रिकवरी आपने अमेरिकी फ्यूचर्स में देखी है। 1 घंटा पहले डाउ फ्यूचर्स 450 पॉइंट्स नीचे थे, अब सिर्फ 50 पॉइंट्स नीचे हैं। तो 400 पॉइंट की रिकवरी निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स में आई है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% नीचे थे, अब पॉजिटिव टेरिटरी में आपको आते हुए दिख रहे हैं। यूरोप के बाजार भी रिकवर हो रहे हैं। एशिया ऑफ कोर्स पहले ही बंद हो गया था, तो एशिया काफी कमजोर रहा, बट बड़ी रिकवरी अमेरिकी फ्यूचर्स यूरोप में आ रही है और हमारे बाजार भी रिएक्ट कर रहे हैं सर इस समय। हम वही बात कर रहे थे दीप 2 बजे कि अमेरिका में किस तरह की रिकवरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, और वही होता हुआ दिखा है एक्चुअली।
बढ़िया है ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और आज हम लगातार पिछले 5 दिन से एक ही बात कर रहे हैं, ये गुरुवार तक आपको निकालना है। बिल्कुल। आज जो बच गए वो बच गए, बिल्कुल करेक्ट। सो आई थिंक वी आर ऑन राइट ट्रैक। अमेरिका में भी 3 दिन से जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो रही है, अगर आज और होनी है तो हो जाए तो मेरे ख्याल से उसके बाद एक साइजेबल अच्छा करेक्शन हो गया अमेरिका के बाजार में। बिल्कुल। देखिए ठीक है, इन्फ्लेशन का चक्कर है, ब्याज दरें बढ़ेंगी, टेपरिंग वापस ली जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि कोई मार्केट में सब कुछ खत्म हो गया। और हेल्दी करेक्शन 15% का नेस्डेक में हो गया, 10% का 9% का डाउ में हो गया। सो कहीं रुकेंगे बाजार, और सबसे बड़ी चीज है कि बड़ी इवेंट निकलने का इंतजार कर रहे थे, तो हो सकता है अमेरिका भी रुके नहीं रुके मुझे पता नहीं, अमेरिका के हम एक्सपर्ट नहीं, लेकिन जो प्राइस मूवमेंट और जिस तरह की वॉलेटिलिटी है उससे संकेत मिलता है कि अमेरिका भी ठीक होना चाहिए, एक आध 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। हो सकता है आज ही हो जाए, एनीवे वो हो ना हो, हम तो हो रहे हैं ठीक। और डीप एक दो बहुत बढ़िया चीजें होने जा रही है जी सर। पहली चीज तो सुबह आपको याद होगा, मैं आपको एक ही चीज बोल रहा कि 17,150 के ऊपर की मुझे क्लोजिंग चाहिए। करेक्ट सर। कहाँ आ गया देखो अभी 150 है ना, एग्जैक्ट पहली चीज। दूसरी उससे बढ़िया चीज हो रही कि बैंक निफ्टी ने कल के हाई में, आई मीन परसों, कल तो छुट्टी थी, परसों के हाई को पार कर लिया। और एक चीज मैं बताना, बैंक निफ्टी अगर 3 बजे के पहले 38,050 को पार करके निकल गया, जो कि निकलेगा जी, तो ये 38,300 38,350 आज ही होना है। तो यहां से भी 400 पॉइंट की तेजी। हाँ, वाह, आज ही होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में वो सारे मुझे लक्षण दिख रहे हैं लीडरशिप। हाँ, लीडरशिप कंडीशन है कि 38,050 के पार निकलना चाहिए 3 बजे के पहले। ओके। और 2-4-5 मिनट टिक जाए, 3 बजे के पहले भी टिक जाए, जो लग रहा है पोजीशंस बन रही है जिस तरह की। सो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आपको जो चाहिए, सी मार्केट को ऊपर ले जाए। आप ऊपर जाना चाहते हैं, किसी की तरफ से देखेंगे ना, कभी आप TCS की तरफ देखते हैं, कभी HDFC बैंक की तरफ देखते हैं, कभी आप रिलायंस की तरफ देखते हैं। अब बैंक निफ्टी की तरफ देखिए, बैंक निफ्टी अपना काम बखूबी कर रहा है। सो 38,000 जस्ट एक थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बड़ा लेवल है। अब देखिए, पहले मैं निफ्टी की बात करूं, 17,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बराबर है, हाईएस्ट तो नहीं, 88 लाख शेयर कॉल राइटर्स शॉर्ट हो गए। 17,100 पे 77 लाख और, तो करीबन 1,65,00,000 शेयर शॉर्ट है अभी, 17,100 के पार निकल। 17,200 पार करेंगे तो 86 लाख और जोड़ कर लिए आज ही के एक्सपायरी के, इसलिए ठीक है, ज्यादा रिस्क भले ही ना लगे। लेकिन अब एक चीज क्लियर हो गई दीप के, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई, आप 17,000 के नीचे बंद नहीं होंगे जी। तो यहां से बंद होने में आपके 150 पॉइंट से रिस्क ज्यादा नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपने 17,150 को क्लोजिंग पे बचा लिया तो आप इस वाले फॉल में सबसे खराब क्लोजिंग नहीं देखेंगे, उससे बेहतर क्लोजिंग देखेंगे। तो उस हिसाब से आप ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप सेफ हैं, 17,000 के नीचे बंद नहीं होने जा रहे हैं, 17,150 के ऊपर बंद हो सकते हैं। हो सकता है बैंक निफ्टी और ऊपर खींच के आपको ले जाने की कोशिश करें। ये तो बात हुई निफ्टी की। और निफ्टी का टारगेट जो बनेगा दीप, वो बनेगा 17,275 17,300, यानी कि यहां से भी 100 से 125 पॉइंट की जगह निफ्टी में और है, 100 से 125 पॉइंट की जगह निफ्टी में और है। हाँ, पहली चीज। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,500 आपने पार कर लिया, बहुत बढ़िया। 37,500 पे कॉल राइटर फंसा है, 600 700 800 900 सब जगह। 38,000 आखिरी बाधा, 38,000 के ऊपर आग लगेगी। 38,000 के ऊपर, सेफर साइड पे 38,050, समझ गया। 38,000 पे 38 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा। तो उसके बाद बैंक निफ्टी का टारगेट जो बनेगा लिख लीजिए, 38,050 38,175 38,250 38,300, 350 तक भी जा सकता है। तो बेसिकली बैंक निफ्टी भी यहाँ से 38,050 के ऊपर बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, उस पर फोकस करें। ये आखिरी रुकावट है, पार हो गया। और चूंकि आप 2:30 बजे के आसपास पार करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये भाग सकता है। अब इसी पे 2 कॉल्स हैं, अब पता नहीं जय भी तैयार है, लेकिन साथ में कुणाल जी, राकेश जी भी तैयार हैं, जो स्पेशल पिक देना चाहते हैं बैंक निफ्टी पर। तो पहले बिगुल स्पेशल पिक का कुणाल जी के लिए, और उसके ठीक पीछे चलेंगे हम जय के पास। बताएं सर। अनिल जी, बहुत ही जबरदस्त चार्ट फॉर्मेशन बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर आता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह का ब्रेकआउट अनिल जी बैंक निफ्टी पर आया है, मैं थोड़े बड़े टारगेट बजट के लिए दे रहा हूं। पहला टारगेट होगा 38,500 का, 38,500 का पहला टारगेट है, और 39,000 का दूसरा टारगेट है। यानी कि यहां से करीबन 1,000 अंकों की तेजी आपको बैंक निफ्टी पर देखने को मिलेगी। बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रखना है 37,600 पर, 37,600 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी बाय करें। पोजिशनल ट्रेड है, 38,500 तक बैंक निफ्टी जाने की पूरी ताकत दिख रही है। 38,500 39,000 ये है टारगेट्स।
ओके, तो बैंक निफ्टी पर बड़े टारगेट्स के लिए करें खरीदारी। 37,600 का लगाया आप स्टॉप लॉस और 38,500 और 39,000 तक बैंक निफ्टी की वापस जाने की तैयारी। और 39,000 की एक खासियत और है। अच्छा, ये लेवल जो आप बता रहे हैं कुणाल जी, कैश फ्यूचर्स। अनिल जी, मैं तो करंट मंथ फ्यूचर्स के बता रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स के हिसाब से उसको संशोधित कर ले अनिल जी। तो करंट मंथ फ्यूचर और करंट मंथ स्पॉट तो एक ही हो गया। अभी तो 15 मिनट आधा घंटे में तो मामला खत्म हो जाएगा सर करंट मंथ का। तो अच्छा, स्पॉट लेवल्स है, इन स्पॉट लेवल्स के हिसाब से 38,500, 38,850 का हाई बनाया, 855 का हमने 18 तारीख को 18 जनवरी को उधर जाने की तैयारी बैंक निफ्टी की हो रही है। जय ठक्कर तैयार है, कैश का ऑप्शन, और उसके बाद मेरी भी तैयारी है। पहले जय के लिए भी गुड नाइट। बताएं जय। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीपांशु। अनिल जी, बैंक निफ्टी में जबरदस्त मोमेंटम है। 38,300 का कॉल खरीद लाया नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का, जो 640 पर मिल रहा है अभी। 440 का एक स्टॉप लॉस रखे, लगभग 200 पॉइंट ऑलमोस्ट हो ही गया नीचे की तरफ। पहला टारगेट जो ऊपर में बन रहा है दैट इज 830, सेकंड टारगेट है 940। सो 830, 940 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे बैंक निफ्टी का 38,300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी। अनिल जी, ये तीसरी बार दे रहा हूं मैं आज कॉल। इनफैक्ट आफ्टरनून में 2 दफे मैंने इंडेक्स पे कॉल दिया, एक बैंक निफ्टी पे दिया, एक निफ्टी पे दिया है। एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसी रिकवरी, और ऐसी रिकवरी देखने मिली। इनफैक्ट जो एक्सपेक्टेशन थी उसके ज्यादा ही मूव आ गया। 37,800, 900 तक का एक व्यू था आज एक्सपायरी का, और ये 38,000 के ऊपर अब निकला है। सो आई थिंक दैट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट लेवल, 38,000 के ऊपर निकलना बैंक निफ्टी के लिए। और इसके ऊपर निकला है तो अनिल जी, जो नेक्स्ट टारगेट इसका बनकर आ रहा है वो है 38,350 से लेकर 38,600 का स्पॉट में। 38,350, 600 इमीडिएटली हमें देखने मिल सकते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है वो जो 37,800 का जो लेवल में वॉच कर रहा था एज अ टारगेट, नाउ दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट रिवर्सल। तो 37,800 जब तक होल्ड करता है बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल्स, और हमें 38,600, 700 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। यह है आपके लिए इस समय बैंक निफ्टी पर एक और बढ़िया कॉल ऑप्शन खरीदारी की राय। तो 38,300 का कॉल जय कह रहे हैं। अनिल जी, आप भी इसी लेवल की बात कर रहे थे। 38,300, 350 के लेवल तक बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। 38,000 के ऊपर तो ऑलरेडी कमाल करने को तैयार है। जबरदस्त मूव आ गया। पीएसयू बैंक्स में आज हम बड़ा एक्शन देख रहे हैं, और पीएसयू बैंक्स में जो एक्शन आए, स्पेशली चुनिंदा पीएसयू बैंक्स जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स ने राय भी दी है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अब खबर तो बैंक से रिलेटेड नहीं है, बट अच्छी खबर कुछ पीएसयू बैंक्स के लिए हो सकती है। तो आइए इस खबर के बारे में जानें। और खबर है एयर इंडिया वापस टाटास के पास जा रही है। एयर इंडिया, ये डील तो ऑलरेडी हो चुकी थी, डाइवेस्टमेंट पूरा हो चुका है, और आज ही ऐसी खबरें हैं ये टाटास को सौंपी जा सकती है एयरलाइन। तो बड़ा मोमेंट है भारत के लिए, बड़ा मोमेंट है टाटा ग्रुप के लिए, एयर इंडिया के लिए, और कुछ बैंक्स हैं जिनके लिए भी बड़ी खबर है ये। आइए जानते हैं इसके बारे में वरुण के साथ। वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, आपने सही कहा कि आज ही ये टाटास को हैंडओवर की जाएगी, और खबरें तो ये भी है कि चंद्रा जी प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलेंगे इस पूरी डील के चलते, इस हैंडओवर के चलते। तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि अक्टूबर 2021 में दरअसल ये जो एयर इंडिया जो है वो टाटास को सौंपी गई थी। 18,000 करोड़ के आसपास की बिड जो है वो टाटास ने लगाई थी, और इसके बाद इनको ये एयर इंडिया सौंपी गई थी। करीब करीब 2,700 करोड़ के आसपास सरकार को इससे मिलने थे, और बाकी जो 15,300 करोड़ के आसपास का है वो कर्ज था जो कि टाटास ने अपने पास लिया था। और इसके बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा, ये 3 एयरलाइन जो इस कंपनी के पास हो जाएगी। और टाटा ग्रुप के पास साथ ही साथ एयर इंडिया का जो एसटीएस है उसमें भी करीब 50% के आसपास का हिस्सा जो है ये रहने वाला है। अब इसमें बड़ी बात बैंक्स के लिए ये है कि बैंक्स का जो एक्सपोजर था वो कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि बैंक्स को मिलेगा। खासकर पीएसयू बैंक्स का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर जो है वो एयर इंडिया में था, और इसमें सबसे बड़ा एक्सपोजर जो था वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। करीब 7,600 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। पीएनबी का करीब 3,800, यूको बैंक 2,100, पंजाब एंड सिंध बैंक 1,500, बैंक ऑफ इंडिया 1,730 करोड़, यूनियन बैंक का 700, और एसबीआई समेत बाकी जो बैंक्स हैं उनका करीब 400, 450 करोड़ के आसपास का एक्सपोजर जो है वो है। और सिर्फ ये नहीं है कि इन बैंक्स को इनका पैसा वापस मिलेगा, बल्कि माना तो ये भी जा रहा है कि टाटा ग्रुप अब एक रिवाइवल प्लान भी देने वाला है, जिसका ब्लूप्रिंट इन्होंने ऑलरेडी तैयार कर लिया। करीब 100 दिन के आसपास का रिवाइवल प्लान है, और इस रिवाइवल के बाद भी काफ़ी सारी पूंजी जो है वो एयर इंडिया में या फिर इनकी जो और ओवरऑल एयरलाइंस कारोबार है उसमें टाटास डालने वाले हैं। और हो सकता है कि काफ़ी सारी बैंक्स की तरफ से यहाँ पे और फंडिंग जो है वो ये एविएशन सेक्टर जो है, यानी कि जो टाटा का अब एयर इंडिया है उसको मिलते हुए दिखाई दे। तो दोहरा फायदा जो है यहाँ से बैंक्स को मिलेगा। एक तो जो पैसा गया था वो वापस लौट जाएगा, और साथ ही साथ आगे और फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जो है
वो भी खुलने वाली है। इसके लिए PSU बैंकिंग स्पेस के लिए ये विन विन सिचुएशन है। जाहिर सी बात है, जो एयर इंडिया बेचने में 20 साल लग गए, उसको हैंडओवर करना 4 महीने में हो गया। गजब का स्पीड से हुआ है काम और मजा आएगा। आजकल वैसे भी मोस्ट सॉट आफ्टर एयरलाइंस विस्तारा है। राइट, अगर आपको मौका दिया तो सबसे पहले आप विस्तारा में फ्लाई करना पसंद करते हैं। टाइमिंग, फूड, एम्बियंस, लेग स्पेस सबसे बड़ी चीज, सब कुछ। तो ये सारी चीज है। नहीं तो बाकी एयरलाइंस में तो ऐसा लगता है मुंबई के फ्लैट्स में हो, छोटे से और लोकल ट्रेन। हाँ, स्पेशली दिल्ली वालों को तो इनको आदत ही नहीं, बड़े फेल के बैठते हैं ये सब। हमारे कुणाल जी, राकेश जी एकदम चौड़े होके, हिमांशु जी सारे, इनके लिए तो मतलब ऐसा कि मतलब अच्छा बाय द वे, हमारा जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है ना, वो तो दिल्ली की गलियों से भी छोटा है। 100% उसकी विड्थ तो मतलब हाईवे तो देखना तो आपको दिल्ली में ही जाना चाहिए। मतलब वहाँ के कमाल के हाईवे हैं, कमाल के फ्लाईओवर्स ब्रिजेस गजब के हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो दिल्ली का है, हम कहीं दूर दूर भी नहीं लगते हैं। आइए, कितनी भी हम मुंबई की बोल दें, लेकिन कॉल तो मुंबई वालों से ही लेनी है। सुमित जी तैयार है बिल्कुल उनके लिए। बनाए सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक है। बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो सब लोग बैंक निफ्टी में बाय बोल रहे हैं, तो मैं बैंकिंग स्टॉक लेके आता हूं। स्टॉक है फेडरल बैंक। 100 का लेवल जस्ट अभी टच कर रहा है। फेडरल बैंक में यहां से ऊपर का मूव बनना चाहिए। 100 के ऊपर ये सस्टेन करने का मतलब 104 रुपए से लेके 108 रुपए तक का मूव 2 से 4 दिन के अंदर स्टॉक में देखने को मिल सकता है। स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट है 95 रुपए 96 रुपए के आसपास है। 95 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फेडरल बैंक में खरीदारी करें। 104 रुपए से लेके 108 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में फेडरल बैंक में देखने को मिलेगा। जिस तरह की आज स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, ये जल्दी अच्छा ऊपर का मूव दिखाएगा। कर्नाटक बैंक में खरीदारी करने की राय है। यहाँ पर एक बैंक और मेरे रडार पे भी आ रहा है, मैं पूछूंगा, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से सिमी जी के लिए बिल्कुल। बताइए सिमी जी। अनिल जी, मेरा अब खरीदने का सलाह होगा सिप्ला पर। सिप्ला में एक अच्छा सा रिकवरी देखने को मिला है। लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक रिकवर करने का कोशिश कर रहा था। आज भी ये स्टॉक सुबह से पॉजिटिव टेरिटरी में है और अभी तो इसमें एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। 50 डेमा 100 डेमा दोनों को क्रॉस किया है। स्टॉक में एक बढ़िया सा ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट के बाद इसमें जो मिनिमम टारगेट आता है वो 940 से 950 का आता है। करीब 925 के आसपास है स्पॉट पर, तो 925 के आसपास ही खरीदने का सलाह होगा। 915 या 914 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट 940, दूसरा टारगेट 952। ये 2 टारगेट्स के लिए सिप्ला को खरीदकर चलने का सलाह होगा। ओके, तो ये है आपके लिए सिप्ला पर खरीदारी करने की राय। सेठी साहब भी हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर और वो एक बेहतरीन पिक आपको देना चाहते हैं। आइए बिल्कुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताइए सेठी साहब। हाँ बिल्कुल अनिल जी। हाँ, ये पिक देने के पहले वापस से एक थोड़ा अपडेट करता हूँ कि कल जो मैंने स्टॉक दिया था, जो थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया था, PSP प्रोजेक्ट 510 के लेवल पर रिकमेंड किया था। 540 का टारगेट था, अभी 560 के प्राइस पे चल रहा है। 540 के टारगेट को पार करते हुए आज 8-9% ऊपर हो गया ये स्टॉक। बाकी अनिल जी, जो मेरी F&O की पिक है उसके लिए सिमी जी से बाद में धन्यवाद दिला दीजिएगा। मेरा भी पिक है टाटा पावर, जो अभी थोड़ी देर पहले सिमी जी ने रिकमेंड किया था। 242 के लेवल पे टाटा पावर के फेब्रुअरी फ्यूचर्स को खरीदना है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल एक सेफ स्टॉक है गोइंग इनटू द बजट। एक तो बाजार के सेंटिमेंट ठीक हो रहे हैं, तो उस कारण से भी स्टॉक अच्छा करेगा। टाटा ग्रुप के बाकी स्टॉक्स भी चल रहे हैं और बाकी इसके जो 2 सेगमेंट है, एक तो रिन्यूएबल एनर्जी जिसपे कुछ ना कुछ डेफिनेटली आना चाहिए इस बजट में, और दूसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस कंपनी का फोकस, और तीसरा अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ऐसे माना जा रहा है कि इनका जो रिन्यूएबल एनर्जी कारोबार है वो डीमर्ज होकर वैल्यू अनलॉकिंग भी डाउन द लाइन होगी। तो इस स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह। 242-43 का लेवल चल रहा है फेब्रुअरी फ्यूचर्स का। इमीडिएट शॉर्ट टर्म का टारगेट है 250 रुपए का और स्टॉप लॉस रखना है 238 रुपए। टाटा पावर आज सुबह भी सेठी साहब इस पर बात कर रहे थे। कंडीशनल बाय सुबह था, कुणाल जी का कंडीशनल बाय सुबह था और अब देखिए स्टॉक बढ़िया एक्शन में आ रहा है। 250 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करके चलनी है, तो सेठी साहब की तरफ से एक बेहतरीन F&O पिक भी आपके लिए। आइए स्वागत करते हैं श्रीकांत जी का बिगुल BTSTT। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु।
दीपांशु देखिए, वैसे फाइनेंशियल्स में हमने अच्छी तेजी देखी है और काफी सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स काफी अच्छे रिबाउंड कर रहे हैं, बट उसमें अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस पे फोकस करें, क्योंकि ये स्टॉक हमेशा ही अपने 200 दिन के एवरेज के काफी नजदीक आता है और उसके बाद उसमें एक रिवर्सल पैटर्न आता है और स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को भी शायद क्रॉस कर लेता है। तो कई बार ऐसे पैटर्न बना है और अगर आज के दिन में देखें तो आज के जो लोवेस्ट लेवल्स थे वो तकरीबन थे 6,700 के और 200 दिन का एवरेज था 6,670 के करीब का और उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न बना है। तो हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस को करंट लेवल से लॉन्ग करके चले, एक 100 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा क्योंकि जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 7,100 7,150 के, तो काफी बड़ा टारगेट, अपसाइड काफी बड़ी है। तो करंट लेवल से बजाज फाइनेंस को लॉन्ग करके चले और स्टॉप लॉस रखे यहाँ पे 6,800 के करीब का। 6,800 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज फाइनेंस में करें खरीदारी, ये राय है आपके लिए श्रीकांत जी की। आइए मुलाकात करते हैं वसीम साहब से। नमस्कार वसीम साहब, स्वागत है सर। बताएं पहले तो एक बार आउटलुक और अपडेट। आउटलुक तो अनिल जी यही है कि बजट इज गोइंग टू बी द की और मेरे हिसाब से बैंक्स आर टेलिंग यू, क्योंकि फाइनेंशियल शुड बी द वर्स्ट प्लेस टू बी एंड दे आर द बेस्ट प्लेस। और आपने देखा है, हम कई दिनों से कई महीनों से कह रहे थे कि बैंक्स विल आउट परफॉर्म पीएसयूज, तो देखिए आज स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, एक्सिस बैंक, और अभी भी मुझे लगता है इनके नंबर्स आर जस्टिफाइंग के इंडिया में रीओपनिंग इज गोइंग टू बी ह्यूज। बजट विल गिव लॉट ऑफ एम्प्लीमेंट ऑन पीएलआई, ऑन रीओपनिंग, ऑन इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट, ये सब मैंने आपके यहाँ देख ही रहे हो। दिल्ली में लॉकडाउन वीकेंड का खत्म हो गया, तो मेरे हिसाब से 18,000 प्लस होनी चाहिए बजट के बाद। अब आप कहें तो मैं बाय करूं, एक सुबह का कॉल है और एक न्यू कॉल है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। तो पहले तो एबी कैपिटल पक्का अपने पोर्टफोलियो में रखिए सर, 16 रुपए का भाव है, इसका भाव 135 से पहले मत बेचना। और ये बजट का भी बेनिफिशियरी है बिकॉज आप देख रहे हैं एबी, एएलसी, एएमसी केम आउट विद वेरी गुड नंबर्स, उनका इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी अ नो ब्रेनर। तो सम ऑफ पार्ट्स में 15-16 रुपए में यू हैव अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। 35 का टारगेट, 112-13 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। दूसरा पिक होएगा सीमेंस, अगेन सीमेंस, कमिंस, ये बहुत बेनिफिशियरी होंगे बॉश ऑफ पीएलआई इन ऑटो एंड इंजीनियरिंग। तो सीमेंस लीजिए 2280-85 में, स्टॉप लॉस ऑफ 2235, टारगेट ऑफ 2375। एक और स्टॉक है जहां पर राय आपके लिए खरीदारी की, वो है सीमेंस, 2280-85 की रेंज में यहां पर करें खरीदारी। एबी कैपिटल तो वसीम साहब को पसंद है ही, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो वसीम साहब बहुत बहुत धन्यवाद ये बेहतरीन पिक बताने के लिए। आइए, तैयार है जय अपने जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय, क्या है आज की पिक? अनिल जी, कल मारुति जो दिया था उसके तो सारे टारगेट्स हासिल हो चुके हैं जो क्लोजिंग शो में दिया था, एंड आज एक अच्छा मूव देखने मिला। अनिल जी, मारुति में तो मजा ही आ गया। रिजल्ट के पहले आइडेंटिफाई किया और बाद में हमने जो राइड किया तो उसमें बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने मिला। अनिल जी, अब जो श्रीकांत जी ने अभी एक कॉल दिया, मेरा सेम कॉल है, बजाज फाइनेंस बट ऑप्शंस के थ्रू है, तो 7,000 के स्ट्राइक का ऑप्शन आप खरीदें जो अभी 273 पे मिल रहा है, 273 पर फेब सीरीज का। और अनिल जी, इसमें रिस्क रिवॉर्ड मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस 222 का लगाना होगा जो करीब करीब आज के लोज के नीचे ही है। इसके जो टारगेट्स ऊपर में बन रहे हैं वो है 370 से लेके 410, 370, 410, 410 तक अनिल जी जा सकता है। जैसे उन्होंने सही कहा, 200 डेमास से एक रिवर्सल देखने मिला है बोथ बजाज ट्विंस में, फाइनेंस एज वेल एज फिनसर्व में, तो व्यू सेम है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां पे जहां पे उन्होंने कहा कि 800 का आसपास एक सपोर्ट है, मेरा मानना है कि 6750 के रेंज तक एक अच्छा सपोर्ट है। तो 68 से 6750 एक अच्छी सपोर्ट रेंज है, दैट शुड होल्ड। ऊपर में एक बड़ा एक रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का हमें देखने मिल सकता है, लगभग 7,070 से लेके 7150 तक, 7150 तक हमें एक मूव देखने मिलेगा जो करीब करीब 300 पॉइंट का मूव बने जी यहाँ पे बजाज फाइनेंस पे देखने मिल सकता है। तो इसीलिए कॉल ऑप्शन के थ्रू तेजी करने की सलाह है।
ओके, तो ये है आपके लिए जय की तरफ से खरीदारी की राय इस समय आती हुई दिख रही है। बजाज फाइनेंस 7000 का कॉल। और अनिल जी, जो अभी हम बात कर रहे थे वरुण के साथ, एयर इंडिया के हैंडओवर की लगता है प्रोसेस शुरू हो गया, क्योंकि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर साहब प्रधानमंत्री मोदी से अभी अभी मिलकर भी आ रहे हैं, तो ऑफिशियल हैंडओवर की तैयारी हो रही है सर। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी खबर आपके लिए। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर साहब, जिन्हें अभी अभी पद्मश्री मिला भी है 2 दिन पहले ही, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और अब वो टाटा एयर इंडिया का टाटा के ग्रुप में समावेश करने के लिए मुलाकात करते हुए दिख रहे हैं। आइए बढ़ते आगे, और एक बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए, वो है पिक ऑफ द डे का। बताएं सर। देखिए दीपांशु, तेजी बैंक्स में है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तेजी फैल रही है एनबीएफसीज में। कई सारे एनबीएफसी स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने बॉटम बना लिया है, और उनमें से एक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, जिसका चार्ट अगर आप देखें तो एकदम क्लियर बुलिश डाइवर्जेंस इसके चार्ट पर दिखाई पड़ रही है। और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, यह स्टॉक आपको जबरदस्त तेजी दिखा सकता है, तो इन स्तरों पर बाय करने की राय है। स्टॉप लॉस रख लें 1220 रुपए पर, 1220 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। पहला टारगेट होगा 1275 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1315 रुपए का। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर पुरजोर खरीदारी की राय। ओके, तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इस पर आपके लिए है खरीदारी की राय। एक एक करके बाय कॉल्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं। बैंक्स तो भरपूर एक्शन में हैं ही, पर एक सरप्राइज आउट परफॉर्मर मार्केट में रहा है पिछले कुछ दिनों का, और यह है मारुति। 2 महीने पहले 7000 के नीचे ये गया था काउंटर, पैनिक सेल में हमने देखा, काफी इंपॉर्टेंट लोज भी तोड़े थे, पर वहां से जो जबरदस्त रिकवरी आई है उस पर मारुति में रखिए नजर। आज 9000 के करीब का हाई इसने बनाया है, 8972 आज का हाई बनते हुए दिखा है। तो क्या चल रहा है मारुति में, और क्या आगे जाकर भी ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर वापस आएगा करेक्शन? बुल वर्सेस बेयर मारुति, और इसके लिए हमारे साथ तैयार हैं कुशल और उनके साथ ही वरुण। और क्योंकि कुशल आप इसको सेक्टर को ट्रैक भी करते हैं और इस पर बुल भी हैं और स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में, करते हैं आपसे शुरुआत, बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिगर्स बताए हैं मारुति सुजुकी के लिए, और 2 दिन में जिस तरह की यहाँ पर तेज़ी होती हुई दिखी है, नंबर्स उस चीज़ को बयान कर रहे हैं। आप देखिए तीसरी तिमाही में जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, मार्जिन सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे तो यही सरप्राइजिंग लगा था, क्योंकि हम अनुमान कर रहे थे 4.5% की मार्जिन का, उसके मुकाबले 6.7% की मार्जिन कंपनी दर्ज की है। और साथ ही मुनाफे का लिहाज से हम 850 करोड़ रुपए अनुमान कर रहे थे, और 1000 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा भी कंपनी ने दर्ज किया है। और टॉप लाइन ऑलमोस्ट स्टेबल रही है, जितना हम अनुमान लगाकर चल रहे थे। तो स्टेबल टॉप लाइन पर जिस तरह का कामकाजी मुनाफा और मुनाफा आता हुआ दिखा है, वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जो है आगे के लिए ग्रोथ स्टोरी जो है बयान कर रहा है। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फर्दर आगे भी और तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है। वरुण से जानते हैं कि उनका क्या तर्क है इस पर। देखिए रिजल्ट अच्छे इसके लिए लगे क्योंकि अनुमान ही नहीं थे, अनुमान ही इतने कमजोरी के थे कि जो भी आना था अच्छा ही आना था उसके बाद, और यही हुआ है। नो डाउट अनुमान से मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन अगर आप साल दर साल देखें या क्वार्टर देखें तो मार्जिन पे गिरावट हुई है, और कच्चे माल के जिस तरह से दाम बढ़े हैं उसका इंपैक्ट साफ साफ देखने मिला है। इन कंपनियों ने प्राइस हाइक लिया था, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो साल दर साल मार्जिन पे गिरावट है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और आने वाले दिनों में कच्चे माल के जो दाम है वो लगातार बढ़ते रहेंगे। कब तक मार्जिन को सस्टेन करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ये तो सवाल जो है ना, ये सभी कंपनियों के लिए सभी सेक्टर में लागू है। आप कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, वहां पे जिस तरह के कीमतें बढ़ रही है, कॉस्ट इन्फ्लेशन हो रहा है, उससे सभी कंपनियों के मार्जिन्स पर इंपैक्ट हो रहा है। अब देखते हैं कि कब तक ये सस्टेनेबल रहता है, बट अगर कम होता है तो डिमांड जो है वो कंसिस्टेंट है, और उससे लग रहा है कि आगे के लिए जो रियलाइजेशन होंगी या जो प्राइस इंक्रीज करती रहेंगी कंपनियां, वो हो सकता है आगे चलकर ऑफसेट करती भी नजर आए। बट मोर इंपॉर्टेंटली आप देखिए कंपनी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है वहां पर काफी दमदार प्रदर्शन आ रहा है। आप देखिए तिमाही आधार पर कंपनी ने ऑलमोस्ट 65,000 यूनिट्स के साथ सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स किए हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जो मैंने जो है अपनी इनकी रीडिंग पर नोटिस किया था। डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन घरेलू बाजार में कब तक टिकेंगे ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मारुति पे 2 ही चीज पे फोकस होता है, कितना देती है और कितना लेती है। यानी कि कितना एवरेज देती है और कितनी कीमत लेती है। और देखिए 6 एयरबैग जो है वो अब कंपलसरी हो रहे हैं। इस कंपनी का मेजॉरिटी जो पोर्टफोलियो 70% के आसपास का वो हैचबैक है, और काफी सारी पुरानी में देखो तो एयरबैग भी नहीं है। तो अगर वो कंपलसरी हो जाता है तो ओवरऑल कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाएगी, और इस कंपनी के जो कस्टमर्स है ना काफी कॉस्ट सेंसिटिव होते हैं। जहां कॉस्ट बढ़ेगा मारुति से टाटा या तो फिर ह्युंडई।
बिल्कुल, बट डेफिनेटली मारुति की जिस तरह की सर्विस है उसको तो आप नकार ही नहीं सकते। जो नेटवर्क है, मैं कह रहा हूँ जो नेटवर्क है वरुण, यहाँ पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। और कंपनी लगातार, इनफैक्ट सबसे पहले इनका जो सबसे बड़ा फोकस था ना वो सीएनजी का था, और अब सीएनजी इनके हर एक वेरिएंट में लगभग आता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह की ब्रांड वैल्यू इन्होंने ओवर द ईयर्स क्रिएट की है, आप देखिए मारुति 800 से जो शुरुआत हुई थी भारतीय ओवरऑल कार सेगमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं उसका जो क्लियर कट इंपैक्ट है ना, जो कस्टमर लॉयल्टी है, वो इसके साथ अभी भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी काफी दूर है। डेफिनेटली वही तो प्रॉब्लम है, सीएनजी पुराना हो चुका है, आज का टाइम जो है वो ईवी का। 2025 तक अगर आप ईवी नहीं लेके आओगे तो बाकी लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके चले जाएंगे, आप पिछड़ जाओगे। मार्केट शेयर वैसे भी कम हो रहा है और कम हो जाएगा, आप रास्ते पे निकल जाइए। हर जगह आपको टाटा की ईवी दिखेगी, मारुति तो गायब है पूरी तरह से रोड से। थोड़े दिन में मारुति की गाड़ियां भी नहीं दिखेंगी, सिर्फ टाटा ही टाटा दिखने वाला। बट आप ये चीज भी जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ब्रोकरेज हाउसेस बोल रहे हैं। मॉर्गन स्टैनले की राय है 10,600 का टारगेट। अभी भी आप देखिए मौजूदा भाव से भी काफी सिग्निफिकेंट ये स्पाइक मानकर चल रहे हैं। अच्छा, आपको ज्यादा भरोसा किस पे, मॉर्गन स्टैनली या सीएलए से? मेरे तो मॉर्गन स्टैनले ही है। मुझे सीएलए से 6,500 का टारगेट सीएलए से दे रहा है, तो सोच लीजिए कितना डाउन साइड हो सकता है। हो गए दोनों के आपके? हाँ अनिल जी। हो गए। अच्छा, तो जीते हैं कुशल। ठीक है, थैंक यू सर। अरे पूछू क्यों? वो तो पहले से थैंक यू ले लेता। चलिए, तो हमारे साथ वरुण है जो मारुति में वेरी चैलेंज, खुद मारुति की गाड़ी चलाते हैं, इसलिए मैं ये अपनी नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में खराब बोल लेगी। बराबर है वरुण? गाड़ी मारुति की है ना आपके पास? हाँ हाँ एकदम बरोबर। सीएनजी है ना? वो भी सीएनजी है। तो फर्स्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अनिल जब बैर बना दिया तो बनना पड़ा। नहीं, ठीक बात है, लेकिन आप दोनों ने अपने तर्क बहुत ही मजबूती के साथ रखे। डिसीजन के लिए चलते हैं थर्ड एम्पायर संदीप जैन साहब के पास। संदीप जी, मारुति बुली है बैर? मेरे लिए देखिए डिसीजन देना बहुत टफ है कि एक तो रिजल्ट अच्छे थे, 2 क्वार्टर हल्के गए, उसके बाद एक अच्छा रिजल्ट दिया, बट फिर भी देखिए जिस तरीके का बड़ा मूव आया और मार्केट्स को देखता हूं और क्रूड ऑयल की प्राइसेस को देखता हूं तो मुझे थोड़ा अब रेकमेंड करने में तो डर लग रहा है। बट यस, इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन स्टॉक, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया की, भारत मतलब जो रूरल इंडिया, वहां पे जिस तरीके का कंजम्पशन बढ़ रहा है गाड़ियों का, और फर्स्ट कार हमेशा हर इंडियन की मारुति होती है, ये एकदम पूरा चैनल चेक, मतलब हर आदमी ये लेता है। डेट्स है नहीं, आप दूसरी कोई भी कंपनी को देखो तो वहां पे जबरदस्त डेट्स रहते हैं जो भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, और कॉस्ट इफेक्टिव है। देखिए सर्विसिंग को लेकर तो मानना पड़ेगा गजब की कंपनी है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट वैल्यूएशंस महंगे हैं, काफी एक बड़ा मूव दे चुका है। और मार्केट्स को देखते हुए अब देखते हैं बजट में कैसा आता है, और बाकी ईवी के ऊपर इन्होंने क्लियर कर ही दिया कि इनका फोकस थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड है, थोड़े बाद में आएंगे। सो लेट्स सी, बट मैं यही कहूंगा कि मैं फिर भी बुलिश साइड में ही रहूंगा, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं गुप्ता जी को मैं थम्स अप दूंगा। ओके, तो गुप्ता जी, मारुति की में तेजी की तरफ के मूड ज्यादा है, और इस बीच श्रीकांत जी भी मारुति पर अपनी राय देना चाहते हैं। जी श्रीकांत जी। अनिल जी देखिए, वैसे मारुति के चार्ट को अगर काफी क्लोजली देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि काफी साइलेंटली इसमें काफी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अगर मंथली चार्ट देखते हो तो इतना नीट एंड क्लीन पैटर्न ये मैंने आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम देखा है, और काफी बड़ा रेजिस्टेंस था 7,700 के करीब, इसे काफी अच्छी तरीके से इसने इस मंथ में एब्जॉर्ब किया है और एक रिकवरी बनाई है। ये फॉर्मेशन का अगर मैं टारगेट निकालता हूं तो तकरीबन 9,700 से लेकर 9,800 का आता है, जो इसके प्रीवियस हाइज थे। तो हमें लगता है कि यकीनन ये स्टॉक आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, और कोई भी करेक्शन अगर यहाँ से आता है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। अभी मुझे लगता है कि 7,700 7,800 यानी कि 1,000 रुपया नीचे होता है यहाँ से, लेकिन उसके नीचे नहीं जाएगा, बट पहले ये 10,000 क्रॉस कर सकता है। यह है आपके लिए मारुति पर श्रीकांत जी की राय। जबरदस्त तेजी में आपको काउंटर भी आते हुए दिखाया और अभी भी बढ़िया मोमेंटम एक्सप्लेन कर रहा है, बट बढ़िया मोमेंटम है हिमांशु जी का और कुछ कॉल्स उनके भी हैं तैयार। आइए एक बिगुल BTSTT। बताएं सर। दीपांशु जी, मेरे पास 2 कॉल्स हैं यहाँ पर, एक बाई साइड का कॉल है और एक सेल के साइड का कॉल भी है। देखिए बाजार जरूर यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन एक इंडेक्स जो जिसमें अभी भी थोड़ी गुंजाइश है गिरावट की, और उस स्टॉक्स में वो है आईटी स्टॉक्स, स्पेशली मिड कैप आईटी में जिस तरह की पिटाई हुई है आज, मुझे लगता है अभी यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा एक शार्प रिकवरी से पहले, और हो सकता है कुछ समय यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस भी देखने को मिली।
यहाँ पर एक वीक स्टॉक है FSL, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, जो कि एक बहुत ही वीक स्ट्रक्चर है, एक बिल्कुल टिपिकल राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन का यहाँ ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे लगता है स्ट्रिक्टली स्टॉक से दूर रहना चाहिए खरीदारी का जहां तक सवाल है। वीकनेस है इस स्टॉक में, यहाँ पर सेल करके चलने की सलाह है। एसटीबीटी के तौर पर 152 के स्टॉप लॉस के साथ FSL में शॉर्ट करने की सलाह है। 142 रुपीज का पहला टारगेट, 135 रुपए तक का दूसरा टारगेट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। साथ ही साथ 150 के पुट ऑप्शन भी यहाँ पर खरीद के चल सकते हैं, लगभग 9 साढ़े 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 14 रुपए तक के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं और 8 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाकर FSL की 150 के स्ट्राइक की पुट ऑप्शन में भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन इसको बेचना है, ये आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। 147 के लेवल से बेचिए, 142 135 के टारगेट्स ले, 150 की आप पुट भी यहाँ पर खरीद सकते हैं, ऐसा हिमांशु जी हमें बता रहे हैं। पर आइए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जिस पर रखनी है नजर, कच्चे तेल के दाम कल हमने $90 के स्तर पर जाते हुए देखे इंटरनेशनल मार्केट्स में। नेचुरल गैस में लगातार तेजी बनी हुई है और बहुत एक इंपॉर्टेंट ग्लोबल फैक्टर है इसके पीछे, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इतना बड़ा उतार चढ़ाव आते हुए दिख रहा है तेल और गैस दोनों में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। रशिया और यूक्रेन, आशीष बताइए क्या विवाद चल रहा है इन दोनों में और अब यूएस भी इस विवाद में कहीं ना कहीं शामिल हो रहा है, क्या है ये सिचुएशन? दीपांशु, काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन हो रही है, इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप देखें तो फ्लैशबैक में जाना होगा, विवाद समझिए नया नहीं है, विवाद बहुत पुराना है। जब सोवियत से यूक्रेन अलग हुआ था तब से अगर आप देखें तो लगातार जो है तनाव देखने को मिल रहा है और उससे भी पहले करीब करीब अगर आप देखें तो 1949 से जो वेस्टर्न कंट्रीज है यानी US, UK, कनाडा और रूस के बीच में जो तनाव है वो बढ़ता गया, क्योंकि 1949 में जो है नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है इसके अंदर US है, UK है, कनाडा है और ढेर सारी यूरोपियन कंट्रीज हैं और इसकी जो स्थापना हुई थी वो रूस से यानी USSR से जो है डिफेंस के तौर पर ही की गई थी। तो ये मसला जो है बहुत पुराना है। अभी जो फिलहाल सिचुएशन है ये 2014 में भी थी, जब रूस ने जो है यूक्रेन के ऊपर थोड़ा सा जो है इन्वेजन किया और वहाँ पर जो है क्रीमिया पर जो है कब्जा कर लिया था। अब फिलहाल भी अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा हम रोज़ हेडलाइन सुनते जा रहे हैं कि 1 लाख सैनिक जो है 1,20,000 सैनिक जो है रूस यूक्रेन में जो है वो लगाते जा रहा है, वहाँ पर जो है डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई नया नहीं है, मैंने जानकारों से बात की है, पहले से रहा है, थोड़ी सी मिलिट्री एक्टिविटी जो है वहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो जानकारों का मानना ये है कि बहुत सेंसिटिव सिचुएशन होती जा रही है। आज बाइडेन की तरफ से भी जो बयान आया, हालांकि थोड़ी सी राहत की बात यह है कि वो कह रहे हैं कि सीधे तौर पर जो है रशिया से लड़ाई नहीं करेंगे, सैंक्शंस की बात कर रहे हैं। और सैंक्शन इस प्रकार के हो सकते हैं कि जो स्विफ्ट है यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, जो कि इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल है, वहाँ से अगर रशिया के ऊपर कुछ भी सैंक्शंस लगते हैं या पर्सनल कोई पुतिन के ऊपर सैंक्शंस लगते हैं तो सिचुएशन थोड़ी ख़राब हो सकती है। और वैसे भी अगर आप देखें तो चाइना में जो अब विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं, इसमें पुतिन भी जो है शामिल होंगे, तो वहाँ पर अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो नज़र रखनी होगी। और साथ में एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट ये है कि जो नाटो देश है, US है, अगर ये यूक्रेन को कोई भी बड़ी सैन्य सहायता करते हैं तो हो सकता है कि रशिया ट्रिगर हो और ऐसे में जो है वो इन्वेजन फिर से कर सकता है वहाँ पर, तो उससे सर बड़ा इम्पैक्ट होगा। ओके, अब ये बताओ कि रशिया जाकर आक्रमण कर रहा है यूक्रेन पे, बराबर है? बराबर। क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सर ये यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था, पहले था ना वो, तो पहले का ही था, अब तो अलग हो गया। हाँ, अब तो अलग हो गया, ऑफिशियली हो गया। हाँ। अब क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत ऐसी है सर कि यूक्रेन में भी 2 पार्ट है। हाँ। एक वेस्टर्न यूक्रेन है और एक ईस्टर्न है। ये मतलब अपने मत के हिसाब से डिवाइडेड है। बीच में हमारे मुंबई सबर्बन की तरह ट्रेन चलती फिर आगे सर वेस्टर्न यूक्रेन वाले जो है ना वो रशिया को पसंद नहीं करते, लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन वाले जो है ना वो रशिया के पक्ष में। अच्छा, उनके घर में ही फूट पड़ी है? हाँ, घर में फूट पड़ी हुई है। हाँ। और 2014 में जब वहां पर सरकार थी यूक्रेन में, वो रशिया समर्थक सरकार थी, तो वो सामने से बोल रही थी कि हमें नाटो का हिस्सा नहीं बनना है। अब वो बोल रहे हैं सब मिलके कि हमें नाटो का हिस्सा बनना है। अच्छा, तो रशिया नहीं चाहेगा सर कि उसके पास वाले जो देश है वहां पर नाटो अपने ड्रिल्स करे, है ना, वहां पे आर्मी डिप्लॉय हो, इसके लिए वहां पर ये थोड़ी सी इंसल्टेड फील कर रहा है रशिया। अच्छा, तो अपनी इंसल्ट मिटाने के लिए आक्रमण कर रहा है। बिल्कुल, सैनिक भेज रहा है। अभी सैनिक भेजे हुए हैं सर, एक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ रही है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। स्टेटस को जो है ना वो मेंटेन रह सकता है। मैंने ना काफी सारे जानकारों से भी बात की, तो सबने यही कहा है कि स्टेटस को ज्यादातर संभावना है कि मेंटेन रहेगा, लेकिन 2 ट्रिगर पॉइंट है। अगर कोई प्री सैंक्शंस लग गए रशिया के ऊपर, जो कि बाइडेन रोज बात कर रहे हैं, या फिर अगर कोई बड़ी सैन्य सहायता मिली
तो फिर बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। एक बार हो आओ ग्राउंड चेक लेके। नहीं आशीष? श्योर सर, मैं चले जाऊंगा। अरे नहीं, हम थोड़ी जान देंगे। मैं तो पूछ रहा था कल से ग्लोबल लिंक आशीष से करा लेते हैं, लाइव फ्रॉम द ग्राउंड जीरो एकदम वहीं से लाइव रिपोर्टिंग करते हुए। फिर भी भेजेंगे तो फिर रशिया भेजेंगे, यूक्रेन नहीं भेजेंगे, चिंता न करें। अच्छा, इससे क्या, एक तो चलो ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल खराब होता है, बराबर है, ठीक है, लेकिन कच्चे तेल पे भी असर पड़ता है। सर कच्चे तेल पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि 1/3 के आसपास का जो है ना गैस यूरोप देशों को वो रशिया से जाती है, यूक्रेन होके। हाँ, वो पाइपलाइन रशिया के थ्रू जाती है। बंद कर देंगे अगर, हाँ, अगर यूएस के रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हो तो वो गैस क्यों देगा? और गैस प्राइसेस ऑलरेडी 4 गुना पिछले साल के मुकाबले वहां पर बढ़ चुके हैं, क्राइसिस ज्यादा है। ऐसे में अगर थोड़े से भी वहां पर सैंक्शन लगते हैं, रशिया ने रिटेलिएट किया, तो फिर कच्चे तेल में सर आग लग जाएगी। करेक्ट। ये आमतौर पर पहले तो कभी आप नाटो और स्विफ्ट के फुल फॉर्म नहीं बताते थे, आज क्यों? सर ये चीजें थोड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने भी है ना, स्विफ्ट तो सबने सुना था, है ना, नाटो वगैरह क्या है, क्यों स्थापना हुई थी, सोवियत, तो पुरानी हमने तो सुना हुआ है बहुत पहले से, हमारे तो स्कूल कॉलेज के जमाने से नेटो है। नहीं, थोड़ा इन डेप्थ जाके कि यूएसएसआर क्या था, क्यों यूक्रेन अलग हुआ, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्यों दो देश लड़ रहे हैं? बोलूंगा बाद में सर पूछेंगे, उससे पहले ही बता दो। बाद में फुल फॉर्म पूछेंगे, जैसे हमारे सुमित जी कई बार करते हैं ऐसा। चलिए, तो बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च आशीष ने आपके सामने रखी कि रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है और क्यों इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर थोड़ा बहुत पड़ा। हालांकि नई बात नहीं है, लेकिन नई बात हो ना हो, हमको गिरने का बहाना भी नहीं चाहिए, गिरने के बाद बहाना चाहिए। तो गिरने के बाद के लिए ठीक बहाना है, बिल्कुल सर, है ना, गिरने के पहले वाला नहीं। पहले तो डर नहीं था, गिर गया तो फिर ओह अच्छा, फिर हम ढूंढते कहाँ प्रॉब्लम है लाइफ। हाँ, बजाय इसके ढूंढने के भाई कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर बेच गए, किसी के मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गए, किसी के मशीन ट्रेड्स में शॉर्ट ऑर्डर्स आ गए, किसी के एक्सपायरी की वजह से रोल ओवर नहीं हो, वो सब छोड़ दो। बाहर का ही कारण ढूंढेंगे, अंदर का नहीं ढूंढेंगे, अपने अंदर नहीं देखेंगे, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बाहर दूसरी जगह। तो रशिया यूक्रेन की प्रॉब्लम ये आपके सामने इस वक्त पूरी डिटेल में रखी है। बैन से बेनिफिट की भी आपको तैयारी करनी है, उस तब मैं थोड़ा समय आपको देता हूँ सांस लेने का। तब तक कुशल तैयार है भेल के नतीजों का अनुमान लेकर। कुशल ने सुबह भी बताया था भेल के रिजल्ट अच्छे आएंगे ना, कुछ बदला तो नहीं है ना सुबह अब में? नहीं 100% एकदम बिल्कुल। बताइए। तो बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो आय देखिए, 28% की बढ़त के साथ 5,700 करोड़ रुपए पर कंपनी अपनी आय घोषित कर सकती है। साथ ही कंपनी का जो घाटा था पिछले साल, एबिटा घाटा इनफैक्ट 180 करोड़ रुपए का, वो इस बारी कामकाजी मुनाफे में तब्दील होता हुआ दिखेगा 44 करोड़ के रूप में। साथ ही आप देखिए कंपनी का जो घाटा है वो भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा, क्योंकि बेहतर साइड पर एग्जीक्यूशन होता हुआ दिखा है। तो आय भी बढ़ती हुई नजर आई है और कंपनी की मार्जिन में भी आपको पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, जिसका क्लियर कट इम्पैक्ट आपको घाटा कम होने में आएगा। 231 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बारी 45 करोड़ का ही घाटा कंपनी का रहता हुआ दिखेगा। नए ऑर्डर्स में ऑलमोस्ट 46% की बढ़त के साथ 5700 करोड़ पर यहाँ पर नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं और कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 1,09,000 करोड़ पर जाती हुई नजर आ सकती है। तो लगातार 7 तिमाहियों के बाद जो कामकाजी मुनाफा है वो अब कंपनी का पॉजिटिव टर्न होता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली आपको ये भी देखना है कि आगे चलकर कंपनी का ऑर्डर बुक पर क्या आउटलुक है और साथ ही जो एग्जीक्यूशन किया है इन्होंने, उसके बाद रिसीवेबल्स को लेकर कंपनी की क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। तो ये दो बातों पर मैनेजमेंट से हमें कमेंट्री इनकी जानना अहम रहेगा। एब्सोल्युटली। तो एक टर्न अराउंड क्वार्टर हो सकता है BHEL के लिए, देखते हैं कैसे आते हैं नतीजे। एटलीस्ट कामकाजी तौर पर तो वापस मुनाफे में आ जाएगी 7 तिमाही के बाद। घाटा अभी भी एक्सपेक्टेड है ऑन ओवरऑल बेसिस, बट शायद वहां पर भी थोड़े सुधार के संकेत आ सकते हैं। BHEL L&T के बाद सबसे बड़ी ऑर्डर बुक अगर किसी कंपनी की तो इन्हीं की है, पर एग्जीक्यूशन इश्यूज काफ़ी रहे हैं इनके। आइए एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए, BHEL क्या करना चाहिए यहाँ से। कुणाल जी जरा राय दें, BHEL के चार्ट पर 60 के करीब आज अच्छा एक्शन में रहा है। इनफैक्ट सुबह बाजार की रिकवरी से पहले BHEL में हमने एक्शन आते हुए देख लिया था। देखिए रिकवरी तो जरूर आते हुए दिख रही है और उसकी वजह दीपांशु है कि यहाँ पर 57 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है और ये जो उछाल अभी चल रहा है हो सकता है कि 63-64 के भाव भी आते हुए दिख जाएं, लेकिन कोई मेरी लॉन्ग टर्म यहाँ पर खरीदारी की राय नहीं है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आपको इसी स्पेस में रहना है तो L&T मुझे लगता है काफी बेहतर खरीद है। BHEL मुझे लगता है 63-64 तक जाएगा, वहां पर ये आमतौर पर जाकर के रुक जाता है, तो उन स्तरों को पार करेगा तब कोई बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा।
बिल्कुल, तो बड़े ब्रेकआउट की तैयारी भेल की तरफ से आती हुई दिख रही डीप, लेकिन बड़े ब्रेकआउट की तैयारी आती दिख रही बैंक निफ्टी से। आखिरी आधे घंटे में 38,000 के पार निकलकर टिकने की तैयारी, 38,043 का हाई बनाया था, उस हाई को पार किया, राह आसान होती दिख रही बैंक निफ्टी। लेवल्स नोट कर लीजिए, 38,175, 38,250, 38,300 और 375 तक जाने की तैयारी। तो अब अगला पड़ाव बैंक निफ्टी के लिए है 38,175 का, यहाँ से भी 100 पॉइंट और ऊपर, और 38,050 को निर्णायक थोड़ा सा पहले 15 मिनट पहले पार करता तो बहुत अच्छा था। मुझे 3 बजे तक चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा एक बार 3 बजे के पहले पहुंचा था, वापस थोड़ा नीचे आया, अब फिर से 38,050, यानी कि आज क्लोजिंग 37,500 छोड़ दीजिए, ये तो 38,000 के ऊपर क्लोज देने को तैयार होता दिख रहा है। और अगर 38,000 के ऊपर आज बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो दीप मेरे ख्याल से ये करेक्शन पूरा करके आगे बढ़ने का पहला संकेत बैंक निफ्टी से आता हुआ दिखेगा। बहुत ही शानदार रिकवरी, शानदार लीडरशिप। 38,375, 38,575, ये 200 पॉइंट की रेंज है। अगला टारगेट जो बैंक निफ्टी का बनता है 38,375, 38,575, उसकी तरफ जाने की तैयारी में, और उसके बाद जो फाइनल टारगेट होंगे वो 38,700 से 38,850 के हैं। जो इस रनअप का हाईएस्ट पॉइंट आपने 38,855 देखा, उस तरफ बैंक निफ्टी जाने की तैयारी करता हुआ दिखा। शानदार रिकवरी। आरबीएल बैंक देखिए 6%। वहाँ एक और बैंक याद आया, मैं पहले उस समय बात भी कर रहा था, एक बैंक और आ रहा है, और वो बैंक है सुमित जी के लिए। जब सुमित जी फेडरल बैंक दे रहे थे तो मुझे लगा कि सुमित जी शायद फेडरल बैंक नहीं देंगे, कोई और बैंक देंगे। सोचिए कौन सा। कैश मार्केट का छोटा वाला स्टॉक, सुमित जी के रेडार वाला कर्नाटक बैंक। इस बैंक में भी एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, इसके चार्ट पर प्रकाश डालिए और बताइए। अनिल जी, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस है 68 रुपए 70 रुपए के पास है। 68 रुपए 70 रुपए का लेवल एक बार टूटेगा तो फिर केटी के बैंक के अंदर एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। फिलहाल पोजीशंस होल्ड करके चले। 68 से 70 का लेवल टूटने के बाद फ्रेश खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। फिर स्टॉक में 10% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे में जो इमीडिएट सपोर्ट है 62 रुपए के पास है, तो फिलहाल पोजीशंस होल्ड करें। फिलहाल पोजीशन होल्ड करें, चिंता न करें, डरे नहीं। ये राय है आपके लिए कर्नाटक बैंक में। लेकिन अगर आपको बनानी नई पोजीशन तो फिर आपको चाहिए एक आइडिया, और वो दे रहे हैं हिमांशु जी आपको, बिल्कुल उनके लिए BTST का। बताएं सर। अनिल जी, बैंक्स लीड कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स भी लीड करेंगे। एनबीएफसीज में बाई कॉल दी गई, और एक एनबीएफसी जो कि अपने ऑल टाइम हाइस के पास ही बना हुआ है इस बाजार की वीकनेस में भी, वो है चोला फाइनेंस। और 650 के ऊपर अनिल जी कंफर्टेबली ये रुका हुआ है, जहां पर सबसे बड़ा फरवरी मंथ में ऑलरेडी कॉल राइटर का जो पड़ाव है। और मुझे लगता है कि पिछले 3-4 दिनों की कंसोलिडेशन के बाद चोला फाइनेंस यहाँ पर कल के लिए एक परफेक्ट BTST कैंडिडेट है। मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करके चलें। 672, 680, 672, 680 तक के टारगेट्स के लिए चोला फाइनेंस मेरी तरफ से अनिल जी BTST करके जाने की सलाह रहेगी। और इसमें 644 रुपए का मैं स्टॉप लॉस सुझाऊंगा। चोला फाइनेंस में खरीदारी करके चलें। और अनिल जी, एक छोटा बैंक मेरे भी रडार पर आया है, जो कि मुझे लगता है कैश सेगमेंट का बैंक है वो, और यहाँ पर उसमें एक अच्छा मूव 2-4 दिन के नजरिए से अगर पोजीशन बनाई जाए तो अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और वो स्टॉक है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक इंडिया 55 रुपए के आसपास अनिल जी करंट लेवल्स हैं। यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही ये स्टॉक अनिल जी 55 रुपए 50 पैसे, 55 रुपए 60 पैसे के ऊपर निकलेगा, इमीडिएट यहाँ पर 62 से 64 रुपए तक के अपसाइड टारगेट खुलते हुए नजर आएंगे। तो इस पर भी ध्यान दें। और मुझे लगता है कि बैंक्स में अगर तेजी है तो ये स्टॉक भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ इंडिया 62 से 64 के टारगेट्स के लिए, और साथ ही चोला इन्वेस्टमेंट जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। एक्शन में आ रहे हैं फाइनेंशियल शेयर्स। आइए देखते हैं श्रीकांत जी के रेडार पर आया कौन सा स्टॉक, बिल्कुल उनके लिए BTST। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, देखिए मुझे लग रहा है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में भी हमें एक्शन देखने मिल सकती है। और कल के दिन में स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि उन्हीं स्टॉक्स में एक्शन होगी जहां पे कोई ना कोई बजट रिलेटेड न्यूज फ्लो रहता है। हमें लगता है कि दीपक फर्टिलाइजर को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इस स्टॉक ने हमने काफी अच्छी तेजी देखी थी, और काफी अच्छे तेजी के बाद उसमें अच्छा करेक्शन भी कल के दिन में आया था, लेकिन आज उसमें एक फॉलो अप कैंडल बना है। और ओवरऑल प्राइस पैटर्न देखते हुए मुझे लगता है कि इसका करेक्शन वापस पूरा हो चुका है, और ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर सकता है। तो 560 या 590 के लेवल से वापस दिखा सकता है। करंट लेवल से 515, 520 के, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे एक साइकोलॉजिकल लेवल 500 का, और टारगेट्स रखेंगे यहाँ पे 560 और 590 के। तो ये है आपके लिए दीपक फर्टिलाइजर पर राय आती हुई।
हिमांशु जी की तरफ से, श्रीकांत जी तो माफ कीजिए श्रीकांत जी की तरफ से, और टारगेट रखा है इन्होंने 560 और 590 का। बहुत बढ़िया, ये तो 5% वाला ही है ना स्टॉक जी। सर्किट लगा है, ये तो सर्किट पर है सर, 5% का सर्किट है, अभी तो सर्किट पर ही है। ओके, इस बीच कोवैक्सिन और कोविशील्ड मार्केट में खुलेआम बिक सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डीसीजीआई ने ये मंजूरी दे दी है, वैक्सीन बाजार में खरीदो बेचो, मतलब केमिस्ट के पास जाओ भाई वैक्सीन चाहिए दे दो, करेक्ट वैसा। अब तो अप्रूवल है, बूस्टर डोज भी तो लगाना है, मेरा भी टाइम हुआ नहीं, वो शायद 9 महीने का गैप बोल रहे हैं सर। फर्स्ट से या सेकंड से? सेकंड से 9 महीने का चेक करना पड़ेगा। चलिए, तो बूस्टर डोज भी तैयार है और वैक्सीन भी अब आ गई है, आप आराम से जाइए मार्केट में लगाइए। वैसे तो हमारे तो पहचान में कोई ऐसा बच्चा नहीं, याद नहीं आता कि कोई, सब डबल वैक्सीनेटेड सब हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी भी नहीं लगाया, अब इससे ज़्यादा क्या करें, जाके केमिस्ट की दुकान से लो, लगवा लो। डबल पॉजिटिव हो गए हैं सर। दीपू दोनों बार हुआ? 2 बार हो गया। कैसे कर लेते हैं आप? बड़े आसान से, मुझे पता नहीं, बैठे बैठे हो गया। टचवुड, मैं तो बच गया भाई। बढ़िया, एक बार आशीष को भी हुआ था। आशीष सेकंड वाली वेव में तुमने शुरुआत की थी, आशीष से इस गड़बड़ की पूरे ऑफिस में, विश्वस्त सूत्रों से पता चला है सर। बिल्कुल सर, सही है ना। तो आशीष के बाद सबके पास फैला है। दीप को भी आशीष से ही प्रसाद मिला था। हो सकता है। चलिए, आइए वेदांता के रिजल्ट्स के लिए आशीष तैयार है, बताइए अनुमान। सर नतीजे बढ़िया आएंगे, खासतौर पर अगर आप देखें तो एल्यूमिनियम और जिंक दोनों सेगमेंट का जो प्रदर्शन है काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। टॉप लाइन जबरदस्त 47% का उछाल देखने को मिलेगा। 43,308 करोड़ का जो है अनुमान लगाकर चल रहा है बाजार। कामकाजी मुनाफा भी देखें तो क्योंकि कीमतें काफ़ी बढ़ी हैं तो इसका पूरा बेनिफिट देखने को मिलेगा। 44% की ग्रोथ नजर आएगी। 11,200 करोड़ जो है एबिटा का एस्टिमेट हम लगाकर चल रहे हैं। लेकिन मार्जिन्स में अगर आप देखें, क्योंकि 2 सेगमेंट ऐसे हैं, ऑयल और गैस और फेरस यानी स्टील और जो आयन का जो काम है इनका, यहाँ पर जो प्रदर्शन है काफ़ी सुस्त देखने को मिलेगा, जिसके चलते वहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन नहीं है। लेकिन इससे ऑफसेट कर रहे हैं एल्यूमिनियम और जिंक सेगमेंट, तो मार्जिन बाजार अनुमान लगा रहा है कि लगभग मेंटेन देखने को मिलेंगे। पिछले साल 34% के थे, इस बार भी करीब 34% के जो मार्जिन है बरकरार देखने को मिलेंगे। और जो मुनाफा है यहाँ पर आपको 30% की ग्रोथ नजर आएगी। आंकड़ों के लिहाज से नतीजे बढ़िया आएंगे। तो आंकड़ों के लिहाज से तो नतीजे बढ़िया रहने ही चाहिए, और हमने देखा भी था मेटल कंपनीज के नतीजे अच्छे ही आ रहे हैं अब तक। तो देखते हैं वेदांता की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, बट बाजार की परफॉर्मेंस है दमदार और जबरदस्त रिकवरी के साथ आप ट्रेड भी होते हुए देख रहे हैं। वापस 17,100 के ऊपर निफ्टी आ गया है और फ्रेश मूव आपको बैंक निफ्टी पे भी आ रही है 38,000 के करीब। तो अच्छा मोमेंटम बाजार यहाँ पर आपको बिल्डअप करते हुए दिखा रहे हैं। नजर रखिए इस समय जितने भी स्टॉक्स आपको एक्शन में दिख रहे हैं, पर क्योंकि बाजार की बढ़िया रिकवरी और आखिरी 10 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, जल्दी चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, बढ़िया रिकवरी आई है और बढ़िया रिकवरी हमारे बाजार में, बट डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए सर, शो की शुरुआत से थोड़ा पहले 450 अंक नीचे थे, अब पॉजिटिव हो गए। तो हमारी रिकवरी को अब अमेरिकी फ्यूचर्स भी ट्रैक कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स 1.5% नीचे से रिकवर होकर अब 0.5% ऊपर आपको दिख रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में भी पूरी रिकवरी के आसार है, जिस तरह से हमारे बाजार सुधर रहे हैं। यूरोप के बाजार निचले स्तरों से रिकवर हुए हैं, अब ये भी ज़्यादा दूर नहीं है पॉजिटिव टेरिटरी से। एक बुरी बात आज है, रुपया डिप्रिशिएट हुआ है क्योंकि डॉलर में मजबूती हो रही है। क्या करके जाना है सर? एक पहली बार रुपया जो डिप्रिशिएट हो रहा है, लोगों को ज़्यादा पिंच नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि कोई घूमने जा नहीं रहा विदेश में, सब यहीं पर पढ़ने वढ़ने भी जो चले गए, बाकी कोई नए जा नहीं रहे। बिजनेस ट्रिप्स भी नहीं के बराबर है। करेक्ट। सो इसलिए खाली ये कि बचे एक्सपोर्टर इंपोर्टर, तो इंपोर्टर तो बेचारे हमेशा दुखी रहते हैं। हाँ, और एक्सपोर्टर को मजे आ रहे हैं कि चलो रुपया कमजोर है, तो इसलिए चल रहा है इस बार। नहीं तो क्या है, हर बार रुपया अगर ऐसे कमजोर हो तो बड़ी हेडलाइंस बन जाती, बड़ी हंगामे होते। तो अब इस बार कम से कम ये शांति है कि एक्सपोर्टर्स को फायदा होता दिख रहा है। एक्सपोर्ट भी इसलिए आप देख रहे हैं कि बड़ी तगड़ी वो आती हुई दिख रही है, सारी की सारी चीजें आप एक्सपोर्ट में। अच्छा, इस बीच आपको स्ट्रेटेजी बताऊँ, टीवीएस मोटर्स की तरफ से शाम को 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देखते हैं क्या कुछ होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे क्या एजेंडा हो सकता है। लेकिन हाँ, अब आप पूछ रहे हैं कि कल के लिए क्या करें, तो दीप मेरा ये समझना 3 दिनों की जिस तरह की तगड़ी उछाल और गिरावट हुई है अमेरिकी बाजार में, 2 दिन लोअर लेवल से रिकवरी करके टॉप पे बंद हुआ है, कल टॉप से बॉटम पे बंद हुआ है। मुझे लगता है कि वॉलेटाइल ट्रेड तो रह सकता है,
लेकिन लगता है कि कहीं की बेस बनाने की कोशिश अमेरिकी बाजार कर रहे हैं। सो मैं अमेरिकी बाजारों पर थोड़ा पॉजिटिव हूँ, और 2 बजे भी हम यही बात कर रहे थे कि अमेरिकी बाजार मजबूत रहने चाहिए, रिकवरी तो दिखानी चाहिए, लेकिन अब ये कहना मुश्किल है कि वाकई में बंद कहाँ होंगे, ठीक है ना। तो वो वोलेटिलिटी वाली रिस्क तो आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन मेरे लिए एक रिस्क कम हो रही है, उस लिहाज से मैं कल के लिए पॉजिटिव होकर खरीदारी करना चाहता हूँ। और वो रिस्क ये है दीप कि मंथली एक्सपायरी खत्म, तो काफी कुछ ट्रेडर्स की पोजीशन ऑप्शंस की और अदरवाइज आज हल्की हो जाएगी। तो कल हम हल्के मूड माहौल के साथ बाजार की शुरुआत करेंगे, सामने फिर आपके है बजट, राइट। सो उस लिहाज से मुझे लगता है कि खरीदारी करके जानी चाहिए, और जैसा कि अपना पूरा फॉर्मूला हमेशा से तैयार है, खरीदारी करनी तो बैंक निफ्टी में, करेक्ट, निफ्टी के मुकाबले में 38,000 पर बैंक निफ्टी है, स्पॉट लेवल बता रहा हूँ, खरीदा जा सकता है। आपको सेफ्टी चाहिए, 37,500 का पुट ऑप्शन खरीद लीजिए, या 38,500 का कॉल ऑप्शन बेचकर आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। मुझे लगता है ये 38,000 का कॉल ऑप्शन खरीद कर जाए, हालांकि प्रीमियम ज़्यादा है, लेकिन जो है उसी में करना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा भी है तो क्या, कोई तो उस प्रीमियम पे खरीद रहा है, कोई तो बेच रहा है। सो जो प्राइस है उसी पर आपको ट्रेड करना, मुझे लगता है बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशन बनाकर जाना चाहिए कल के लिए। ये मेरा बिल्कुल क्लियर है सर। तो चलिए बैंक निफ्टी पर एनर्जी का भरोसा। निफ्टी पे मैं न्यूट्रल हूँ, क्योंकि 17,150 से थोड़ा नीचे बंद होने के संकेत दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा नीचे, इसलिए मैं अभी तक निफ्टी पे तेजी का मन नहीं बना पाया हूँ। तो मेरे लिए अगर कमजोरी होनी है तो निफ्टी की लीडरशिप आएगी, मजबूती होनी तो बैंक निफ्टी की लीडरशिप आएगी, सिंपल। अंडरस्टूड सर। तो चलिए बैंक निफ्टी लीडरशिप लेता हुआ, और यहीं पर है अनिल जी का कन्विक्शन। आइए फाइनल कुछ कॉल्स क्लोजिंग से पहले, सिमी का सुपर हिट बिगुल। सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स बताएं सिमी जी। खरीदारी का सलाह देना है। बैंक बहुत अच्छा मोमेंटम शो कर रहा है, और बैंकिंग सेक्टर में जो मेजर है दिग्गज सुबह से खराब था, अभी मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम आने वाला है। तो मेरा नजरिया से एचडीएफसी बैंक को खरीद कर चलने का सलाह होगा। सिर्फ 10 रुपया का स्टॉप लॉस रखेंगे। कैश में 1475-76 के आसपास भाव है, 1465 का स्टॉप लॉस होगा, 10 रुपया का स्टॉप लॉस। 1500 और 1510 ये 2 टारगेट्स के लिए एचडीएफसी बैंक को खरीद कर चलने का सलाह होगा। कल तक होल्ड करेंगे 1500-1510 का टारगेट के लिए। ओके, तो 1500-1510 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक पर कर सकते हैं आप खरीदारी। ये है आपके लिए सिमी जी की तरफ से राय। इस पर भी बढ़िया मोमेंटम आपको बनते हुए दिख रहा है। सुबह आई थिंक मुदुत जी की पिक ऑफ द डे में भी था, उन्होंने भी कहा था कि डिप पर आप कर से चल सकते हैं खरीदारी, और बिल्कुल वैसे ही आपने मूव आती हुई देखी। कुछ और फाइनेंशियल स्टॉक्स जहां पर अच्छा एक्शन है, M&M फाइनेंस, इस पर भी आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। इनफैक्ट स्पाइक करके डेज हाई के करीब ये क्लोज होने जा रहा है। सुमित जी जरा राय दें, M&M फाइनेंस के चार्ट पर कल के लिए कोई BTST व्यू बनता है? दीपांशु, ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, 160 से 162 तक का मूव ऊपर में देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग पोजीशंस होल्ड करें, 151 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के फ्रेश खरीदारी करें 160 से 162 के टारगेट्स के लिए। M&M फाइनेंस पर रखिए नजर, मैक्स फाइनेंशियल पर रखिए नजर, सुमित जी की पिक फेडरल बैंक पर रखिए नजर, एक और काउंटर सिटी यूनियन बैंक, इस पर भी अभी एक अच्छा स्पाइक आते हुए दिखा था। कुछ स्टॉक्स जहां पर मूव आपको आती हुई दिखी है। टीवीएस मोटर्स, जिसकी अभी बात चल रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर भी एक खरीदारी का मूव बनते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी जरा राय दें, टीवीएस मोटर्स के चार्ट पर भी ये भी अच्छे मोमेंटम में आए। आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, कुछ अनाउंसमेंट आ सकते हैं, क्या राय है चार्ट पर सर? देखिए, वैसे ये स्टॉक जब एक बड़े वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट पैटर्न में आया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, उसी लोज के काफी नजदीक आने के बाद इसमें वापस हमने एक स्टेबिलिटी देखी है, और ये जो लेवल्स है वो तकरीबन है 610-620 के। हमें लगता है कि ये लेवल पिछले 3 महीने से इंपॉर्टेंट सपोर्ट जैसे वर्क कर रहे हैं, और आज की जो क्लोजिंग है वो कल के हाई के ऊपर है। तो ओवरऑल फॉर्मेशन इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हायर बॉटम की सीरीज शायद बन सकती है, और इसी वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रा बेट लेके इसे लॉन्ग किया जा सकता है। वैसे भी ऑटो सेक्टर में अच्छी तेजी है, और बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स के बाद अगर हाई बीटा स्टॉक है तो टीवीएस मोटर्स है, और इसमें हमने देखा है कि काफी अच्छी रैली भी होते हुए देखी है पास्ट में। तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है, जो 630 के करीब ट्रेड कर रहा है, और 610 का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट्स में रखे कम से कम 670-680 के। तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स पर राय आपके लिए आती हुई श्रीकांत जी की तरफ से। ओके फाइन भाई साहब, ये बैंक निफ्टी तो फटने के लिए तैयार।
जो लेवल्स आपने बोले थे सर, कुछ और भी बोल रहे थे। 38,050 के ऊपर ही बंद हो रहा है। गजब की क्लोजिंग आ रही है दीप, ये तो कल के लिए बहुत ही कमाल करने को तैयार है, एकदम मतलब बढ़िया वाला कमाल करने को तैयार है। बिल्कुल सर। और 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी कौन कौन बाय करके जाना चाहता है, जरा हाथ खड़ा करिए एक बार। कुणाल जी को इस मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं है। कुणाल जी हाथ नीचे करो, आपको अधिकार नहीं है। हाँ, उसके अलावा सिमी जी, हिमांशु जी, सुमित जी, श्रीकांत जी, जैन साहब ऐसा आप भी कर सकते हो। एक बार हाथ खड़ा करने से आप टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे, आप फंडामेंटल। हाँ, ऐसा करो ना। हाँ, तो ऐसा बोलो। कुणाल जी को इसलिए अधिकार नहीं है क्योंकि कुणाल जी ऑलरेडी स्पेशल पिक दे चुके हैं बैंक निफ्टी पे, तो 1,000 पॉइंट 39,000 तक के टारगेट, तो इसलिए आउट होता है ना। बोर्ड रूम में जब वोटिंग होती तो जो वेस्टेड पार्टी होती है उसको वोट नहीं लिया जाता, तो वो वेस्टेड वाले में आ गए। इसलिए आपकी राय नहीं रहेगी, हमें पता है आपकी राय। तो चलिए, बैंक निफ्टी पर 38,000 के ऊपर की क्लोजिंग सबको पसंद आती हुई दिख रही है। ये है कमाल होता हुआ दिखा है। सर एक्सिस बैंक आज का स्टार है, 3.5% ऊपर ये है। और टॉप गेनर निफ्टी का, टॉप गेनर बैंक निफ्टी का। एसबीआई पर बड़ी मूव आपको आती देखिए, 3%। मारुति ये तो पिछले कुछ समय से बढ़िया तेजी में है ही। साथ ही कोटक बैंक, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, यहाँ पर आपने तेजी देखी। इंडसइंड बैंक जिस पर आपका भी कन्विक्शन है सर, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस आज दिखाता हुआ। ब्रेथ निफ्टी की अभी भी अच्छी नहीं है, 12-13 स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, बाकी नेगेटिव में रहे। आईटी में फिर से रोटेशन आपको दिखा, HCL टेक, टेक महिंद्रा, TCS, विप्रो, इन्फोसिस सभी पर दबाव। डॉक्टर रेड्डीज भी गिरावट दिखाता हुआ। डिवीज लैब अब 4,000 के नीचे आते हुए दिखा है, तो इसमें एक बड़ा करेक्शन हुआ है। इसके साथ ही आपने देखा है टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, HDFC लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HUL यहाँ पर भी 1.5% की गिरावट रही। वायदा कारोबार में काफी सारे स्टॉक्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। कैनरा बैंक नतीजों के बाद बड़ा उछाल, 8.5% ऊपर। RBL बैंक जिसके आज आएंगे नतीजे, 6.25% ऊपर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, PNB, ये सारे के सारे अच्छी तेजी दिखाते हुए। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैक्स फाइनेंशियल और IDFC फर्स्ट। तो टॉप गेनर्स वायदा कारोबार के सारे बैंकिंग नेम्स ही रहे। अपोलो टायर्स, वेदांता, BHEL यहाँ पर भी खरीदारी दिखी नतीजों के बाद। सिप्ला पॉजिटिव रहा, 2.5% ऊपर। GNFC, REC यहाँ पर भी पॉजिटिविटी आपको बनती दिखी। टोरेंट फार्मा आज का डिजास्टर, 15% नीचे, इनके नतीजे काफी खराब रहे। इंडिया मार्ट लगातार दूसरे दिन बड़ी गिरावट, 9% नीचे, आज भी फिसलते दिखा। कोफोर्ज, माइंडट्री, मिड कैप IT से कमजोर। जुबिलेंट फूड पर लगातार दूसरे दिन बड़ी बिकवाली आती हुई दिखी। SRF, बिरला सॉफ्ट नतीजों से पहले, L&T इन्फोटेक, इप्का लैब्स, बालकृष्ण और यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर भी गिरावट। और जोमैटो सर्किट टू सर्किट स्टॉक हो गया है, आज लोअर सर्किट पर 10% नीचे बंद होते हुए दिखा। बड़े सौदे भी हुए, करीब 3,40,00,000 शेयर्स के आज जोमैटो पर आपको सौदे भी होते दिखे। गजब का एक्शन, बिल्कुल जबरदस्त। बट 17,150 पर अनिल जी निफ्टी और 38,100 के ऊपर। देखिए, आज फिर से आप 17,150 से थोड़े नीचे बंद हुए, 100 नीचे बंद हुए, 450 नीचे बंदे से मूड माहौल खराब नहीं है। किसी को खराब नहीं लग रहा आज मार्केट? किसी को नहीं लग रहा, सब बढ़िया मूड। मतलब हो सकता है किसी को लग रहा हो, भाई हमें नहीं लग रहा। मतलब नहीं सर, बट ऐसा माहौल नहीं है। एक तो नीचे से बहुत बढ़िया रिकवर हो गया आप, 200 पॉइंट करीब, ठीक है। दो, आपका बैंक निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है जी, तो फिर खराब। 38,110 वही मैं बोल रहा हूं सर, 38,110 प्रोविजनल क्लोजिंग थोड़ी नीचे आएगी, वो अलग बात है, बट फिर भी गजब, क्या बात। आपके लेवल के तो ऊपर 38,150 है ना हायर साइड पे। चलिए, थोड़ी देर में देखेंगे क्या कुछ। ये शॉर्ट कवरिंग है जो आपको दिखिए, थोड़ी देर में हम बताएंगे आपको क्या कुछ होगा। लेकिन कल है शुक्रवार जी, और ये है आखिरी शुक्रवार बजट से पहले का जी। तो हमारे सारे दर्शकों की मांग पर और पैनलिस्ट्स के दबाव पर, दर्शक तो बेचारे मांग ही करते हैं, इनका बहुत दबाव रहता है हमारे ऊपर। बोले एक मस्ती की पाठशाला तो करो, एक मस्ती की पाठशाला तो करो। तो भाई साहब, आप सब लोगों की फरियाद सुन ली गई है और अब हम कल मस्ती की पाठशाला करने जा रहे हैं। और मस्ती की पाठशाला का विषय फिर बजट से ही जुड़ा होना चाहिए। अगर आप वित्त मंत्री बन जाएं तो क्या करेंगे? एक ऐसा काम, एक ऐसा आइडिया जो आज तक ना हुआ हो, जो हुआ वो वाला मत करना। जो हुआ उसके लिए तो दूसरे वित्त मंत्री हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया ऐसा चाहिए जो कि वाकई में यूनिक हो, बिल्कुल हटकर हो, और जिसको सुनकर चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आए जी। हाँ, ऐसा मत करना कि मैं वित्त मंत्री बन जाऊं तो प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करूंगा। ऐसा आइडिया न लाया, हालांकि मुस्कुराहट तो इस पर भी आ गई है। तो लेकिन तो जैन साहब तैयार हैं आप इस आइडिया के साथ? बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, तो आप अगर कल नहीं करते तो हम तो बॉम्बे में कर लेते, जैसे पिछली बार किया था हमने। 1 तारीख को शाम को कर लिया था,
तो ये तो अच्छा है कि अपन ने कल कर लिया और मजा बहुत आने वाला है। इनफैक्ट वेरी रेलेवेंट टॉपिक और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आने वाली है मेरी तरफ से। सुमित जी टॉपिक ठीक है? अनिल जी जो मैं बोलने वाला था वो तो आपने बोल दिया, अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। मुझे पता था पहले से ही, इसलिए मेरे अब सुमित जी नया कुछ सोचिए कि आप क्या आइडिया देंगे। सिमित जी भी जुड़ेंगे और बाकी हमारे सारे मेहमान भी जुड़ेंगे, तो आप लोग तैयार हो जाएं इस बेहतरीन मस्ती की पाठशाला के लिए जो आपको कल हम 3:30 बजे सुनवाएंगे, दिखाएंगे। हम ये करेंगे मस्ती की पाठशाला इस शुक्रवार। तो बजट में एक ऐसा आइडिया जो हमारे एक्सपर्ट्स को अगर बना दिया जाए वित्त मंत्री, वो आइडिया किसी भी तरह का हो सकता है, किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन आइडिया होना ऐसा चाहिए जिससे सुन के मजा आए, लगे कि हाँ वाकई में मतलब एक दिन के लिए सही आपको वित्त मंत्री बनाना जरूर चाहिए इस आइडिया को पूरा करने के लिए। वो नायक पिक्चर आई थी ना उस तरह का। तो चलिए कल दोपहर में आपसे इस आइडिया पर होगी मुलाकात, लेकिन फिलहाल आज के एक्शन के बारे में हम आपको बता दें। पिछले एक दिनों से आप लोगों ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर देखी होंगी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। छात्रों पर पुलिस की लाठियां भी लगी हैं और छात्र बेरोजगार हैं, सालों से तैयारी कर रहे हैं, और जब वो सुनते हैं कि परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक हो गया या कोई धांधली हो गई है तो खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। और आज शाम 5 बजे आपकी खबर आपका फ़ायदा में हम इसी मुद्दे की करेंगे चर्चा कि आखिर पेपर लीक होने या धांधली की क्या वजह है। पेपर लीक या धांधली की अधिकतर घटनाएं उत्तर भारत या कहें कि हिंदी भाषी राज्यों में ही ज़्यादातर क्यों होती है। राज्य सरकारें छोटी से छोटी परीक्षा भी ठीक से क्यों नहीं करा पाती है। सवाल युवाओं के भविष्य का है, और ऐसे में चर्चा में हमारा साथ देंगे विक्रम सिंह, चांसलर हैं वो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। नीतू सिंह डायरेक्टर केडी कैंपस कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं वो, और ये सब आपको देंगे इस खास मुद्दे पर आए रोजगार पर सवाल, क्यों मचा बवाल। ये शाम 5 बजे का शो। कोविड महामारी के बीच एक बार फिर से पेश होने वाले इस बजट से आम टैक्स पेयर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कोविड से बदली जिंदगी के कई मोर्चों पर लोगों के खर्चे बढ़े हैं। जहां राहत की दरकार है वहीं वर्क फ्रॉम होम अलाउंस, ATC छूट, लिमिट में बढ़ोतरी, मेडिकल खर्चों पर टैक्स में राहत, घर खरीदारों को राहत। बजट 2022 में टैक्स के मोर्चे पर राहत की संभावनाओं पर करेंगे हम बातचीत। 6:30 बजे मनी गुरु में देखिएगा विशेष शो टैक्स कम निवेश को दम। हमारे साथ दो खास मेहमान, बजाज कैपिटल के ग्रुप डायरेक्टर अनिल चोपड़ा साहब और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इनडायरेक्ट टैक्सेशन के चेयरमैन बिमल जैन साहब। दोनों से ये हमारी मुलाकात मनी गुरु में शाम 6:30। टैक्स कम निवेश को दम। आज एयर इंडिया टाटा ग्रुप के हाथ में आ रहा है। टाटा के होने से न सिर्फ महाराजा में कई बदलाव होने की उम्मीद बताई जा रही है, बल्कि इससे एयरलाइन इंडस्ट्रीज में भी कई सारे बदलाव होंगे ही। इंडिया 360 डिग्री में आज हम इसी बात का करेंगे पूरा विश्लेषण कि क्या टाटा के टेक ओवर के बाद एयर इंडिया की सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी और क्या घर वापसी से एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए कुछ बदलेगा। करेंगे इस बात पर विस्तार से बातचीत। एयर इंडिया मुश्किलों को टाटा बाय बाय, ये है आपके लिए आज का विशेष शो। इंडिया 360 डिग्री की हमारी कवर स्टोरी। तो ये है फाइनल क्लोजिंग 17,110, 17,150 से थोड़ी सी नीचे। फाइनल क्लोजिंग 38,000 से थोड़ी सी नीचे, 37,982। हाई 38,147 का है, सोचिए वहाँ से 150-160 पॉइंट नीचे आप बंद हुए हैं। तो आखिरी मिनटों में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बहुत ऊपर की तरफ गई। तो ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग 38,000 की एकदम पास। विदा लेने का वक्त है, मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। हमारे सभी मेहमानों से विदा लेंगे। कुणाल जी, राकेश जी तो छुट्टी पे हैं, जैन साहब, सुमित जी, श्रीकांत जी, हिमांशु जी, सिमी जी। सुमित जी आप हाथ जोड़े तो मैं धन्यवाद करके फिर शो खत्म करूं, इंतजार कर रहा हूं। हाँ थैंक यू। सुमित जी का भी धन्यवाद, बाकी सब लोगों का भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए।